everyone, welcome to GSF Civil Services Classes YouTube channel. Today is a very special video because I have a 68 BPSC topper, rank 7, Anjali Prabha, and rank 49, Anupriya Kumari. So we are here to share their BPSC strategy that they have followed during their preparation. Thank you for coming on my channel. Thank you for having us. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, इनके बैकग्राउंड से जानेंगे, इनका ऑप्शनल क्या था, इनका अटेम्प्ट क्या था. तो पहले हम उनसे स्टार्ट करते हैं. अंजलि, पहले आप बताइए. मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हुआ है. मैंने अपना ग्रेजुएशन DU से किया है और 2020 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और मेरा ऑप्शनल भी सेम ज्योग्राफी ही था. और 67 BPSC मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें मुझे 158 रैंक मिला था और 68 BPSC मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें 7th रैंक मिला. मेरा ग्रेजुएशन 2019 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से हुआ था और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है. 66 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड देन नाउ 8th और मेरा ऑप्शनल PSIR था. ओके. तो एक्चुअली ये है कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे स्टूडेंट्स को बोला था कि आपके क्या डाउट्स हैं, तो मैंने उन्हीं से डाउट्स ले लिए क्योंकि फिर मेरा थोड़ा जनरल हो जाता है. तो मैंने उनके स्पेसिफिक डाउट्स ले लिए और यहाँ पे मैंने जॉट डाउन किए हैं, तो वही हम आपसे पूछेंगे. ठीक है. तो पहला जो डाउट है कि प्लीज शेयर योर स्ट्रैटेजी एंड रूटीन, कि आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया ओवरऑल बिफोर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, एंड आपका रूटीन क्या था. फॉर एग्जांपल मंथली आप कैसे टैकल करते थे और डेली क्या था. तो मैं तो ये बोलूंगी कि BPSC के लिए मेरा कोई हार्डकोर स्ट्रैटेजी नहीं था क्योंकि पहले ये मेरा फोकस नहीं था. मैं 2021 के मिड में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो सिविल सर्विसेज के लिए स्टार्ट की थी. एक साल पढ़ने के बाद 2022 में पहला अटेम्प्ट दी थी UPSC का, नहीं हुआ था प्रीलिम्स. उसके बाद मैं दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर कर रही थी और साथ ही साथ मैं अपना मास्टर्स भी कर रही थी. तो फिर मैं मास्टर्स का एग्जाम दे रही थी, CAPF का एग्जाम दे रही थी. फिर 67 BPSC आया, सितंबर में था. तो उसके लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दी थी प्रीलिम्स का. मतलब 15 डेज और 1 मंथ बस इतना ही टाइम दिए थे क्योंकि GS ऑलरेडी पढ़ चुके थे. तो एक बेस मेरा तैयार हो चुका था. तो उस बेसिस पे मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था. उसके बाद जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम था उसी में अपना पूरा मेंस का मैं प्रिपेयर की थी BPSC के लिए. बट आपका GS का नोट्स बना होगा. हाँ, GS प्रीलिम्स का बना हुआ था बट मेंस के लिए नहीं प्रिपेयर था. तो मैं बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लान की थी BPSC के लिए. मैं क्या की थी कि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको बहुत अच्छे से एनालाइज की और उसमें से ये ऐसे क्वेश्चन फाइंड आउट की ना कि जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है और फिर उस टॉपिक का मैं नोट्स बना ली, अपना खुद का नोट्स बना ली. इंटरनेट का हेल्प मैं बहुत ज्यादा ली थी इसमें और फिर मैं एक PYQ सॉल्व्ड बुक ले ली थी, उससे कुछ हेल्प ले ली थी क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसा था जो कहीं नहीं मिलता था. तो उसका हेल्प करके मैं अपना नोट्स बना ली थी और इसी के हेल्प से मेरा मेंस क्लियर हो गया था. और उसके बाद फिर इंटरव्यू में तो बहुत टाइम हो गया, गैप आ गया था. फिर 68 BPSC का आ गया था और 67 मेंस और 68 BPSC के बीच में बहुत कम टाइम था. तो उस टाइम में भी ऐसे ही जो पहले से पढ़ रखे थे वही फाउंडेशन बना हुआ था, बस करंट अफेयर्स आपने ऐड किया, बस करंट अफेयर ऐड की थी. ऐड किया. हाँ, 68 प्रीलिम्स का तो करंट अफेयर्स हो गया. उसके बाद फिर उसका जो मेंस का आता है उसमें जो मेरा नोट्स प्रिपेयर था उसमें मैं बस वैल्यू एडिशन कर दी करंट अफेयर का और इकोनॉमिक सर्वे का और ऐसे वाला थोड़ा की थी. उसमें भी मैं प्रैक्टिस ज्यादा नहीं कर पाई थी, टाइम बहुत कम था. और उस बीच में मेरा फिजिकल एग्जाम चल रहा था CAPF का. तो मैं कम टाइम में मैनेज की, जितना मुझे लगा कि रिक्वायर्ड है मैं बस उतना ही पढ़ी. ज्यादा मटेरियल को मैं मतलब पता नहीं करने गई कि क्या क्या चल रहा है. आपके नोट्स थे तो आप वही मैं उसी पर रिलाई की. मुझे लगा कि जो मैं पढ़ रही हूँ अगर आना होगा तो उसमें से होगा, नहीं तो नहीं होगा. तो वही कम मेहनत करके मेरा हो गया था. मतलब मैं बस प्लान करके की थी सही से. बस वही स्ट्रैटेजी अच्छे तरीके से होना चाहिए. PYQs प्लस सिलेबस और फिर टॉपिक पता चल जाए, फिर उस पर नोट्स बना लेना है. और साथ में मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगी सबको कि आप ये वाला स्ट्रैटेजी अपनाओ. मेरा प्लस पॉइंट ये था कि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड था और राइटिंग स्किल ठीक था मेरा. मतलब कॉलेज में सही लिख लेते थे तो वो मेरे लिए थोड़ा सा एज का काम किया. लेकिन मैं बोलूंगी कि अगर जिनको फुल्ली प्रिपेयर करना है BPSC के लिए वो टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर ले, वो सही रहेगा. मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और मैं बस एग्जाम के 1 वीक पहले घर पे बैठकर अपना टेस्ट वगैरह दी थी और खुद ही इवेलुएट की थी अपना कॉपी. तो मेरा तो उससे काम हो गया था. लेकिन बट आप अपना खुद को एनालाइज कर लो कि आप कहाँ स्टार्ट कर रहे हो और कितना आपका नॉलेज बेस है, आपको कितना एफर्ट लगाना है और उसी हिसाब से प्लान करो.
मेरा भी बीपीएससी का हार्डकोर स्ट्रैटेजी नहीं था। एक्चुअली मेरा थोड़ा डिफेंस सर्विसेज की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने उधर काफ़ी अटेम्प्ट्स दिए एसएसबीज को लेकर के। फिर 66 तो मैंने ऐसे ही दिया था, जस्ट प्री हुआ, फिर थोड़ी तैयारी और की, मेंस हुआ, फिर इंटरव्यू आया। तो वैसे में तो नहीं होता है, तो मैं मेरिट आउट हो गई थी 66 में। तो 7th से मेरा थोड़ा सा हुआ कि हाँ इसकी तरफ थोड़ा देखना है अच्छे से। तो वही सबसे पहले सिलेबस इम्पॉर्टेंट है, और फिर PYQs। और मेरा हमेशा से ना मेंस वाला फोकस रहता था, क्योंकि प्रीलिम्स तो अपने को क्वालिफाइंग ही रखना है, कितना भी मार्क्स ले आओ तो क्या ही फायदा है जब मेंस ही अच्छा नहीं हुआ। तो मैं मेंस अप्रोच लेकर के मेरा था हमेशा से। तो उसके लिए कुछ जो बेसिक चीज मैंने कभी नहीं छोड़ा वो था न्यूज़पेपर मैं हमेशा करती थी, क्योंकि उससे मेंस का तो आपको मिल ही रहा है, साथ ही साथ कई बार आपको स्टैटिक में भी पता चलता है। जैसे मान लीजिए कुछ लॉ कमीशन पे रिपोर्ट आया, तो फिर आप फिर वापस पलटते हो, लक्ष्मीकांत पलटते हो कि अच्छा इसे क्या और हम पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे ही मतलब करंट प्लस स्टैटिक होते रहता, तो न्यूज़पेपर था। सेकंड PYQs। प्रॉब्लम वहाँ आ जाता है ना, जैसे आपने लॉ कमीशन पढ़ा, हाँ। तो आप रिलेट कर पाए। हाँ, बहुत को पता नहीं होता क्यों, हाँ। क्योंकि आपने पहले PYQs और सिलेबस वही, देख रखे थे, हाँ। तो आपको मोटे मोटे टॉपिक्स पता थे, तो आप सेग्रीगेट कर पाते थे वो हाँ। टॉपिक्स। मतलब बेस आपका वो था, हाँ। कंप्लीट था, पढ़ रखे थे। हाँ बेसिकली, क्योंकि उधर भी जब जैसे आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए तैयारी करते हो तो उसमें तो सिलेबस तो एक तरह से बेसिक वाला सेम ही रहता है। आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ना ही होगा, हिस्ट्री पढ़ना ही होगा, वो चीज है। और मेरा वैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो समझ ही रहे हो ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया था। तो वो एक चीज था, तो मतलब कोई भी स्टूडेंट कर सकते हैं, जैसे उनके लिए अगर कोई भी बैकग्राउंड है, मतलब बस ये है कि आपको एक स्ट्रैटेजी ये चीज फॉलो करनी होगी। जैसे PYQ और सिलेबस बोलते सब है, करते बहुत कम लोग हैं, वही दिक्कत हो जाती है। वही तो यहाँ पे मतलब सिलेबस से आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट वे में करना है, और पढ़ने को बहुत चीज है, उतना पढ़ना नहीं है, पढ़ना है बस बेसिक, मतलब जैसा मैम ने कहा एकदम स्मार्ट वर्क है ना, मतलब एकदम इतना हार्ड वर्क नहीं करना है, हार्ड वर्क करना है बट स्मार्टनेस होनी चाहिए साथ में। तो टाइम कम लगता है, और वैसे ठीक है थोड़ा टाइम लगे, फिर भी कोई बात नहीं, थर्ड अटेम्प्ट था मेरा। तो थर्ड अटेम्प्ट में आपको क्या कमी लगी, कि आपने हार्ड वर्क नहीं किया या स्ट्रैटेजी की कमी थी या क्या था? नहीं, वहां तो मैं हार्ड वर्क की ही कमी बोलूंगी, क्योंकि मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी। तो मेंस के कारण आपका कट रहा था। हाँ। फिर उसके बाद आपने मेंस पे ही फोकस किया और आंसर राइटिंग बहुत हाँ। 68 के लिए। हाँ, क्योंकि क्या था ना कि मेरे को हमेशा होता था कि अरे और थोड़ा सा नॉलेज ले लेते अच्छा, हैं, ओके, थोड़ा और हाँ। पढ़ लेते हैं, थोड़ा और नोट्स बना लेते हैं। ओके, जैसे तो वो मैंने- रिवीजन और आंसर राइटिंग पार्ट रह जाता हाँ, था। वो रह जाता था। और अगर रिवीजन हो भी जाता था तो अब आंसर राइटिंग नहीं होगा, तो एक आपका वो बैठता नहीं है स्ट्रैटेजी। मतलब वहां पर जाके आंसर राइटिंग जब आप करते हो तो आपको पता चल जाता है कि ठीक है पहले प्रॉब्लम्स गिनाने हैं, फिर इसके सॉल्यूशन गिनाने हैं, फिर वे फॉरवर्ड बताना है, तो एक वो दिमाग में सबकॉन्शियसली बैठ जाता है। तो वो चीज एक बहुत अच्छा हो जाता है। तो वही था कि मतलब मेरा तो मेंस कम फोकस ही वही था कि मेंस कम प्रीलिम्स बाद में, थोड़ा मेंस पहले वैसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, मेंस में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करें, बेसिकली टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? हाँ, ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। हाँ। और सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही करना है, चाहे आपके पास टाइम ना बचे। इसके लिए आप क्या करो कि पहले ये देखो कितना क्वेश्चन पूछ रहे हो। 67 के बाद पैटर्न चेंज हो गया है, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी कर गए। तो पहले कैलकुलेट कर लो कि कितना क्वेश्चन है और फिर कितना टाइम दिया गया है, और उसी हिसाब से ना उसको डिवाइड कर लो। जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके लिए अलग डिवाइड करो, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए अलग डिवाइड करो। फिर देखो कि पर क्वेश्चन आपको कितना टाइम मिल रहा है। फिर उसी हिसाब से उसी टाइम बाउंड में ना आप जब प्रैक्टिस करते हो ना, तो उसी टाइम बाउंड मैनर में आप प्रैक्टिस करो, और वही चीज आप ना एग्जाम में भी रेप्लिकेट करने का कोशिश करो। मतलब खुद को एकदम रिजिड बना देना कि नहीं हमको इसी टाइम में करना है। तो जैसे आप लॉन्ग क्वेश्चन में कितना टाइम देते थे? अभी मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है, शायद 20 मिनट्स 15 to हाँ, 20 मिनट्स 15 to 20 मिनट्स और का window। शॉर्ट शॉर्ट में 6 to 7 मिनट्स के अप्रॉक्स। वही है 68 में एक ये चीज ध्यान रखने वाली थी, मतलब 68 ऑनवर्ड, कि आपको शॉर्ट में ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि वहाँ पे मार्क्स कम मिलते हैं, है ना। 7 मार्क्स है तो वो 4-5, उससे ज्यादा कोई कितना ही देगा। तो वही चीज 4.5 तक। हाँ, 4.5 मैक्सिमम रहा है। तो वही है कि मतलब लॉन्ग आंसर्स पे एकदम फोकस करना है। और क्या एक चीज मैंने देखा है कि मतलब जैसे होता है ना कि बच्चे लिखने लगे पेजेस, अब आ रहा है तो पूरा फ्लो में पूरा मीटिंग लगे, तो वो नहीं करना है। शॉर्ट आंसर है तो उसको शॉर्ट तक ही रखना है। वो भले ही 2 पेज दे रहे हैं, 2 पेज भरना नहीं है। 1 से 1.5 पेज में एंड अप करना है। मतलब टाइम मैनेज भी आपने भी ऐसे ही किया? हाँ। और प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे तो लगता है टेस्ट सीरीज बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने उन 2 अटेम्प्ट्स में टेस्ट सीरीज नहीं लिया था, और मुझे दिखा वो चीज कि लैगिंग थी,
तो वही है कि टेस्ट सीरीज लेना चाहिए, 1 महीना आपका प्रैक्टिस अच्छे से मांगता है, हाँ। वो चीज है। तो घर पे प्रैक्टिस करना एकदम बढ़िया से हाँ, कि आपको बिल्कुल। वो मतलब आ जाए, आपके अंदर वो आ जाए, वो हैबिट आ जाए कि हाँ। वहाँ पे आप जाके रिप्लिकेट कर दो। हाँ। क्योंकि उसके साथ एक तो टाइम का वहाँ होता है, एक ऊपर से एडेड प्रेशर हाँ, होता है। हाँ, और वहाँ पे 5 मिनट तो ऐसे ही चला जा रहा है, हाँ। कोई ये बता रहा है कि 5 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है, वही। साइन करो, 5 मिनट तो ऐसे ही चला जाता है। हाँ, तो जो हाँ। बचता है ना, उसमें हमें मैनेज करके लिखना है। बिल्कुल हाँ, तो मैं तो बोलूंगी कि जब टाइम कैलकुलेट करते हो ना, उसमें आप ना 5 15 मिनट मिनट, हाँ 15 मिनट तो ऐसे हटा दो। हाँ, बिल्कुल, हटा के काउंट ही नहीं calculate करना है, करो। क्योंकि वो ऐसे ही कभी ऐसे ही साइन हाँ। कुछ भी करने में, कुछ भी हो हाँ जाएगा, फिल हाँ। करने में, उसमें हाँ, डिटेल फिल करने में प्रेशर निकल अलग ही होता है। प्रेशर अलग होता है एग्जाम का। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है करंट अफेयर, जिसमें सबको प्रॉब्लम होता है प्री और मेंस के लिए कैसे कवर करें। प्रीलिम्स के लिए मैं क्या की थी, 67 बीपीएससी के टाइम में मैं दृष्टि आईएएस का एक वीडियो का एक सीरीज आया था, हिंदी में था, तो मैं उसी को देखकर इंग्लिश में कन्वर्ट कर ली थी और वो कर ली थी 67 के लिए। 68 के टाइम पे मैं एक यूट्यूब पे एक चैनल है ISPCS फैक्ट्री करके, उनका एक PDF था, वो मैं डाउनलोड कर ली थी टेलीग्राम से और उसका प्रिंट आउट निकलवा के मैं उसको 3-4 बार पढ़ ली थी। तो ऐसे मेरा हो गया था, प्रीलिम्स में काम हो गया था। लेकिन क्या है ना कि जो करंट अफेयर है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसमें, हाँ। और मतलब आप ना गेस नहीं कर सकते हो कि किस पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे, और आप श्योर भी नहीं हो सकते कि हाँ जो हम पढ़ के जा रहे हैं वही क्वेश्चन हाँ, आएगा। rely नहीं अगर कर 10 सकते क्वेश्चन current आ रहे हैं ना, तो अगर आप 5-6 अटेम्प्ट कर ले रहे हो बहुत ज्यादा है। हाँ। मतलब सच में उसमें रिलाई नहीं कर सही सकते बात आप है। करंट अफेयर पे। तो बस ये है कि आप एक हॉलिस्टिकली पढ़ लो और थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ अगर आएगा तो कर लेंगे। और ज्यादा इसके लिए मतलब आपको ज्यादा रिसोर्सेज पे वो नहीं रिलाई नहीं करना है, एक बस resource, एक दो दो resource, उसको, हाँ उसको रिपीटेड वे में पढ़ लो, 3-4 बार पढ़ लो, अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो बाकी हम स्टैटिक पोर्शन पे रिलाई करो, वहाँ से आप ज्यादा मार्क्स फेच कर सकते हो। हमने कोई बुक्स फॉलो किया था। नहीं, मैं बुक्स नहीं की थी, मतलब अपने बस ये वीडियो दो, कोर्स, हाँ, मतलब हाँ, वो और चलता मेंस था। के लिए मैं क्या की थी कि मैगजीन, किसी भी कोचिंग का मैगजीन उठा लो, उसमें वो दे देते कि हाँ बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर हो गया, इंडिया स्पेसिफिक हो गया, फिर रैंकिंग, ये सब अलग अलग कैटेगराइज करके मैगजीन निकालते हैं, तो वो आप रेफर कर सकते हो। मतलब मेंस के लिए मैं वही रेफर की वही थी। रेफर किया था आपने टॉपिक्स लिस्ट के लिए, हाँ। या फिर आपने नोट्स बनाए। हाँ हाँ हाँ। मेरा करंट को लेके क्या था ना कि जैसे जो न्यूज़पेपर वाले करंट अफेयर्स थे, उसमें मैंने क्या कर रखा था, मेंस का सोच करके कुछ टॉपिक्स मैंने सेग्रीगेट कर लिया था। जैसे कुछ वेमेन रिलेटेड है, कुछ यूथ रिलेटेड है, कुछ पॉवर्टी रिलेटेड है, तो वो मैंने सेग्रीगेट करके रख लिया था। और मुझे जो भी पॉइंट्स मिलते थे, जो भी डेटा मिले, फैक्ट्स मिले, या कोई भी सर्वे मिला या कहीं का रिपोर्ट मिला, तो उसको जस्ट 1 लाइन में मेंशन कर लेती थी। और वो चीज मेरा प्रीलिम्स में लेकिन रिवीजन नहीं हो पाता था, वो ये मैं एडमिट करूंगी, पर वो मेंस के टाइम के लिए अच्छा होता था, क्योंकि मेंस में वो पढ़ लेते थे और वहां पर जब आप लिखते हो ये सब चीज तो वैल्यू एडिशन हो जाती है आपके आंसर्स में, तो वो चीज था। और मेंस के लिए वही एक न्यूज़पेपर पे तो बिल्कुल आपको रिलाई करना है, मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो। और IR के लिए तो मैं फुल्ली न्यूज़पेपर पे डिपेंडेंट थी, क्योंकि क्या होता है कि जब आप IR पढ़ते रहते हो हर दिन का चल रहा है, और फिर वहाँ प्रीलिम्स में आपको 3 महीने 4 महीने पहले का कुछ पूछ लेते हैं, तो आपको लगेगा कि मुझे नहीं याद रहेगा, मतलब ठीक है भूल जाऊंगी, लेकिन वहाँ पे जब आप ऑप्शंस देखते हो आप एलिमिनेट कर लेते हो। तो वो चीज IR तो एकदम मतलब आपको बिल्कुल साथ देता है करंट वाले चीज में, क्योंकि आपको याद रह जाता है ना, इंटरेस्ट आ जाता है, अच्छा यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वैसा करके। और बाकी 1 लाइनर्स के लिए जैसा इन्होंने ISPCS फैक्ट्री का कहा, तो मैंने भी उसका हेल्प लिया था। और एक अंकित अवस्थी सर का चैनल पे वो एक RNA करके सीरीज चलता था, तो वो सीरीज मैं के लिए आपने लिया था। नहीं, वो प्रीलिम्स नहीं, वो प्रीलिम्स कम मेंस वैसा अप्रोच, मतलब वो एक क्वेश्चन को पूरा एनालाइज करते थे, पूरा उसको कनेक्ट करते थे। तो बेसिकली लिंकेजेस बहुत जरूरी है। जैसे अभी कुछ हो रहा है तो आप करंट में भी कोशिश करो थोड़ा लिंकेज कर लेने का। इवन मैं तो कहूंगी 1 लाइनर्स में भी कई बार लिंकेजेस होते हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट, आपने पढ़ा कि फर्स्ट यहाँ पे लगा है, तो फिर अगली बार थोड़े दिन के बाद आप पढ़ोगे सेकंड यहाँ लग गया, तो उसमें आपको याद आना चाहिए कि अच्छा फर्स्ट यहाँ लगा था। फिर साथ ही ये पढ़ लो कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट है क्या, थोड़ा सा क्या है, परसेंटेज होता है यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग, ये सब पढ़ लो खुद से। हाँ, तो वो सब चीज एड अप हो जाता है। और वही है कि मैं बिल्कुल अग्री करूंगी अंजलि से कि रिलाई नहीं कर सकते हम करंट अफेयर्स पे। स्टैटिक पे पूरा ध्यान देना है, लेकिन करंट को छोड़ना नहीं, वो सुसाइड हो जाएगा। बुक्स आपने फॉलो की? नहीं, मैं 68 के लिए एक्चुअली मैं पहले एडुटेरिया का करती थी, 67th तक वो बहुत अच्छा था, उससे बहुत क्वेश्चंस आए। 68th में नई क्वेश्चन लगा, जो पैटर्न चेंज हुआ, बट उन्होंने पैटर्न नहीं चेंज किया। उन्होंने चेंज नहीं किया, तो वो 1 लाइनर एकदम लगा ही नहीं कुछ भी। तो
मेरा रहा ना IR बहुत हेल्प कर दिया, जो भी इंटरनेशनल वाला था वो सब तो हेल्प किया ही, साथ ही साथ वो कुछ मतलब डाइवर्स मेरा था सब कुछ, होता है ना जैसे ISPCs फैक्ट्री इन्होंने कहा वो अच्छा कंटेंट लगा तो मैंने उसका PDF देख रखा था, फिर अंकित अवस्थी सर वाला था तो वो देख रखा था, तो ऑब्वियसली लेकिन पूरा नहीं हो पाया था करंट उसमें, तो स्टैटिक ही मेन पावर था वही चीज़। और स्पीडी वगैरह नहीं मैंने स्पीडी नहीं, कोई भी फैक्चुअल के लिए कोई नहीं, भी एडोटेरिया किया था 67 के लिए, 68 के लिए नहीं किया। हाँ 68 के लिए किया था, वो काम नहीं किया। काम नहीं किया, okay. हाँ न्यूज़पेपर मतलब कोर मैं कहूंगी कि उसी से जो रहा और बिहार स्पेसिफिक के लिए ना वही एडोटेरिया का जो बिहार स्पेसिफिक था उससे कुछ क्वेश्चंस मतलब होते हैं आ गए थे, जैसे वैसा बजट या इकोनॉमिक सर्वे के हाँ रहेंगे तो हाँ वो लग जाएंगे। बजट और इकोनॉमिक सर्वे वो तो मतलब दैट इज मस्ट, वो छोड़ के नहीं जाना है। हाँ प्री और मेंस हाँ दोनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये थोड़ा सा पर्सनल टाइप है। हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी व्हेन यू फील डिमोटिवेटेड एंड हाउ टू ओवरकम इट। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम सबके साथ होता है कि हम पढ़ रहे हैं उसके बाद एकदम बोर हो जाते हैं या फिर डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, एग्जाम दे तो देंगे उसके बाद क्या होगा। ये बहुत ही जेन्युइन सबके साथ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि हमें बहुत डीमोटिवेटेड फील करना है। अगर फील कर भी रहे हो ना तो उससे हमें ओवरकम कर लेना है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारा तरीका है कि जैसे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पढ़ने का मन नहीं है तो आप कुछ ऐसा सब्जेक्ट उठा लो ना जिसमें आपको कम एफर्ट लगाना हो। जैसे अगर किसी को मैथ सॉल्व करना अच्छा लगता है तो आप DI का क्वेश्चन बना लो, और अगर आपको मतलब ये करंट अफेयर का मैगजीन है वो उठा लो कि वो लेटे हम करंट अफेयर पढ़ ले, है ना। तो इससे तो थोड़ा ये है कि आप थोड़ा टच में रहोगे। मतलब ये नहीं कि अगर आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो बिल्कुल एकदम चादर ओढ़ के सो जाना है, ऐसा नहीं करना है। मतलब थोड़ा टच में रहना है। और अगर आप डिमोटिवेटेड फील करते हो तो आप एक अपना हॉबी डेवलप कर लो। अगर नहीं है तो आप थोड़ा टाइम उस पे दो। कभी कभी आपको थोड़ा होता है ना कि बोर जाते पढ़ते तो थोड़ा सा हट के कुछ करेंगे तो रिजुविनेटेड फील करेंगे। और इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि आप इंटरनल मोटिवेशन फाइंड करो कि आपको अगर ये करना है तो क्यों करना है, और मतलब कितना स्ट्रांग है आपका मोटिवेशन। अगर वो बहुत स्ट्रांग होगा ना तो ये छोटे मोटे जो डीमोटिवेशन होते रहता है ना वो आप उससे ओवरकम कर लोगे। तो बस आपका गोल स्ट्रांग होना चाहिए, और ये देखो कि आप कितना सैक्रिफाइस कर सकते हो उस गोल के लिए। हमेशा फाइनल रिजल्ट को मैनिफेस्ट करो। हाँ, ऐसा नहीं कि बस हाँ, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हाँ, हैं, मेंस हाँ, क्वालिफाई कर लेते हैं हाँ, ना। फाइनल रिजल्ट को ये रखो हाँ, मैनिफेस्ट मतलब करो, ये सोचो कि हाँ कि अगर वो दिन आएगा हाँ, तो कैसा नहीं, होगा। ये सोचो कि हाँ, अगर सही वो बात है। नहीं हुआ हाँ। तो हम किस स्टेज में रहेंगे। जो अभी जो हम फील कर रहे हैं और जो तब फील करेंगे उसमें से वर्स्ट कौन सा होगा, है ना। Actually, फिर ये आप सोचना जरूरी हाँ है। फिर आप दोनों का एनालिसिस करो कि कौन सा वाला ज्यादा बुरा है। तो अभी वाला जो है वो चलो वो तो फिर भी ठीक है, वो वाला तो झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वही है। और मुझे लगता है कि मतलब अगर आपकी कोई हॉबीज है ना तो उसको आप स्पेस दो, तो वो डिमोटिवेशन से लड़ने के लिए बहुत मतलब कारगर होता है। हाँ मतलब कुछ भी हो सकता है, डांसिंग है, सिंगिंग है, अरे नहीं कुछ है तो मतलब होता है ना कि घूम ही लो कहीं बाहर जाकर। और ये चीज है कि मेनली क्या है डिमोटिवेट कर देती है ना, जैसे आप पढ़ रहे हो और अचानक से 2-3 दिन ऐसा होता है कि अरे 4-4 घंटे ही हो पा रहे हैं, 2-2 घंटे ही हो पा रहे हैं, तो बच्चे ऐसे ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उनको ये समझना होगा कि दिस इज नॉर्मल, ह्यूमन बीइंग है, रोबोट तो है नहीं। तो मतलब चलेगा, ठीक है, किसी दिन 8 घंटा हुआ तो किसी दिन 6 घंटा भी चलेगा, लेकिन वही है कि फिर कोशिश करना है कि वो 6-8 में हो, जिनका भी है। मतलब मेरा तो वैसा 6 घंटा ही ऑन एवरेज होता था पढ़ाई का, मेरा 8 गया नहीं कभी। तो वही है कि जिसका जैसा है तो उसको उस पे बस स्टिक करना है और गैप नहीं देना है, क्योंकि आप गैप दोगे ना तो फिर डीमोटिवेशन आते चला जाएगा। वो एक भी गैप, pile up 2 होते गैप, जाएगा। वो भी पाइल अप हाँ, होता जाएगा। वही डीमोटिवेशन को पाइल अप नहीं करना है। गिल्ट आ जाएगा आपको, हाँ। सब छोड़ दिया, हाँ, क्या हाँ। होगा, कुछ नहीं होने और वाला। कभी भी ऐसा मतलब बैठ के नहीं सोचना कि अरे प्रीलिम्स निकल रहा है, मेंस निकल रहा है, मेन तो हो ही नहीं रहा है, ये सब नहीं सोचना है। बस वो इम्प्रूवमेंट देखो कि पिछले मेंस में इतना मार्क्स आया था, अभी कितना आ रहा है। अगर वो इम्प्रूव कर रहा है तो बस हो गया, मोटिवेशन तो वहीं पे छुपा हुआ है, वही ढूंढना है। वही ढूंढना है। हाँ। आपको ना प्रोग्रेस दिखेगा ना अपने अंदर, हाँ। तो वही तो फिर वो motivate असली करेगा। motivation आ वही- जाता है। वही हाँ, होता है। लगता है कि बाकी अरे तो आज बस हमने थोड़ा बोला आज कल तक रहेगा, फिर वो हाँ, चला जाएगा। वही, हाँ, अब सही बात खुद में प्रोग्रेस दिखेगा तो वो मोटिवेट मिलेगा आपको। अब नेक्स्ट है, हाँ, आंसर्स पैराग्राफ में लिखे या पॉइंट वाइज लिखे। हाँ। बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ। हाँ, सब लोग पूछते हैं। तो मैं तो कहूंगी ना कि ये डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चन पूछा गया है।
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसमें आपको सिर्फ पॉइंट वाइज लिखना होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको पॉइंट वाइज और पैराग्राफ दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछा कि डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ सात निश्चय टू प्रोग्राम ऑफ बिहार गवर्नमेंट, तो आप उसमें मतलब उसमें आप पॉइंट वाइज ही लिख दो कि हाँ ये सात हैं तो सात अब अच्छे से डिपिक्ट कर दो। हाँ, उसके बाद वन लाइन में आप लिख दो ये फीचर, ज्यादा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं। जैसे शॉर्ट आंसर में पूछ लिया तो आप वन लाइन में आप लिख दोगे, पॉइंट वाइज लिख दोगे। और मान लो कि इसी में किसी स्कीम का वो पूछ दिए कि उसको डिस्क्राइब करो, स्पेसिफिकली पूछ दिए किसी स्कीम को लेकर, तो उसमें आप पॉइंट वाइज भी लिखोगे और पैराग्राफ भी ऐड करोगे, दोनों का मिक्सचर। अब वो ना जो ये आपको खुद ही डेवलप करना पड़ेगा ये वाला रीजनिंग कि कैसे हमको पॉइंट वाइज लिखना, कैसे पैराग्राफ कहाँ पर पैराग्राफ कहाँ पॉइंट वाइज कहाँ ऐड करना, और ये ना आंसर राइटिंग करते करते ये वाला जो डेवलप हो जाएगा। तो मतलब बैलेंस balance, पैराग्राफ पॉइंट, अगर शॉर्ट में प्रेफरेबल है तो पॉइंट कर दो, क्योंकि शॉर्ट है तो पैराग्राफ लिखोगे। शॉर्ट आंसर में तो मैं तो बोलूंगी कि इसे पॉइंट वाइज ही लिखो, उसमें पैराग्राफ लिखने का कोई मतलब नहीं है, टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा। हाँ, पॉइंट में टाइम बहुत लेस लगेगा उसमें। हाँ, एक्चुअली मेरा तो सारा क्वेश्चन में मिक्स ही होता था, मतलब शॉर्ट हो या लॉन्ग हो सब में। क्योंकि शॉर्ट में क्या है कि जैसे आर्ट एंड कल्चर वाला जो पॉइंट आता है, जो पार्ट आता है, उसमें आपको पैराग्राफ्स ऐड करने पड़ेंगे, बिना उसके मजा नहीं आएगा। जैसे अब पटना कलम पेंटिंग उन्होंने पूछा, तो आप इंट्रो तो दोगे, और वो इंट्रो पूरा इंट्रो तो पैरा ही होता है, जो पैरा में। उसके बाद अगर उसके फीचर्स पूछे तो यहाँ पे ना आपको मतलब टैकल करना है टाइम को, तो वो कैसे करोगे? फ्लो चार्ट्स, वो बेस्ट चीज है। मतलब जैसे इस बार पूछा था 68 में कि पटना कलम पेंटिंग के फीचर्स क्या है, तो फिर नॉर्मली बस फ्लो चार्ट्स बनाओ, उसके सारे पॉइंट्स लिख दो, तो वो चीज समझ आ जाता है कि। और ऊपर में मैंने पैरा में इंट्रो भी डाल दिया है, फिर वो पॉइंट्स भी लिख दिया है, और कंक्लूजन में एक पैरा हो गया, दैट्स इट। मतलब शॉर्ट का वो भी हो गया, सारा पॉइंट भी मैंने कवर कर लिया, फ्लो चार्ट भी दिख गया। तो ऐसे ही इवैल्यूएटर को लग जाएगा अच्छा मेहनत तो है, सारे चार्ट दे देना चाहिए। और लॉन्ग में क्या है ना कि मतलब शॉर्ट हो या लॉन्ग, दोनों में वही है कि पैरा और पॉइंट्स वो मिक्सअप होते हैं। बस वही है कि आप ना फ्रेमिंग पे मुझे लगता है कि बच्चों को ध्यान देना चाहिए। वहाँ अंडर प्रेशर क्या होता है कि वो जितना नॉलेज है वो चाहते कि उतार दे कॉपी पे, लेकिन सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन दिखेगा ना, नॉलेज तो वो पढ़ेगा तब दिखेगा। और एक चीज वो भी नोटिस करना होगा, जब हम लिखते हैं ना पॉइंट वाइज, तो उसमें प्रायोरिटी बेसिस पे लिखना पड़ेगा, कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट उसको ऊपर रखे, लेस इम्पोर्टेंट उसको नीचे रखे। ऐसा नहीं कि सेकेंडरी पॉइंट के ऊपर कर दे, प्राइमरी गया, ताकि इवैल्यूएटर को लग जाए कि ग्रेविटी तो नहीं है, जनरलाइज कर दिया। एंड डिमांड के अकॉर्डिंग लिखना, हमने जो भी नोट्स बनाया है वो तो अपने होलिस्टिक बनाया है, वहां जाके वो नहीं छापना, नोट्स कभी नहीं छापना है, नोट्स आपने जस्ट उसको मोल्ड करना है, और जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उसको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 30 सितंबर को बीपीएससी होने वाला है, अभी से हम कैलकुलेट करें ऑलमोस्ट 5 मंथ्स है। वो पूछ रहे हैं कि लास्ट 5 मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगर आप प्रिपेयर करते समय के लिए। तो मैं तो कहूंगी कि ये डिपेंड करता है, मतलब पर्सन टू पर्सन, कि वो अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जैसे अगर कोई अगर कोई अभी स्टार्ट ही कर रहा है और उसको प्रीलिम्स देना है 30 सितंबर को, तो उसके लिए जो 5 मंथ है वो पूरा उसका प्रीलिम्स में ही जाएगा। और अगर कोई ऑलरेडी जीएस का पूरा पढ़ रखा है या फिर मेंस के लिए प्रिपेयर कर रखा है, तो मैं बोलूंगी कि 5 मंथ वो ना दे प्रीलिम्स को, 2 मंथ वो दे दे मेंस को, और बाकी 3 मंथ वो प्रीलिम्स को दे दे, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत डाइसी हो गया, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया उसमें, और अब तो वो जो कट ऑफ है वो भी बढ़ने लगा है। तो अगर जैसे जो लोग प्रिपेयर कर चुके हैं ऑलरेडी, तो 2 मंथ वो और पढ़ ले मेंस के लिए, लास्ट के जो 3 मंथ में उसमें वो रिवाइज करें, जो भी पढ़ रखे हैं प्रीलिम्स का रिवीजन करें। पीवाईक्यू अगर देख चुके हैं तो अच्छा है, अगर नहीं देख चुके तो एक बार फिर से उसको देख ले, पीवाईक्यू देख ले, और उसके बाद अपना वो टेस्ट सीरीज ले ले, और लास्ट के महीने में सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाए। मतलब लास्ट में जो 20 दिन और 25 दिन, बाकी लास्ट डे तो वो रिवाइज ही करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाए, और उसमें बस ये देखे कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, है ना, और कहाँ सही कर रहे हो। सही कर रहे हो तो क्यों सही कर रहे हो, गलती कर रहे हो तो क्यों गलती कर रहे हो, है ना, गेस कर रहे हो तो कैसे सही गेस कर रहे हो, गलती कर रहे हो तो कैसे गलती गेस कर रहे हो। ये सब कुछ एनालिसिस इम्पोर्टेंट है, बस लगाना मतलब ये नहीं होता कि बस मार्क कर लिए, कैलकुलेट कर लिए मार्क्स एंड यू आर डन विद दैट टेस्ट, नहीं, उसके बाद एनालिसिस इम्पोर्टेंट है, वरना टेस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। नंबर ऑफ द क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करना है, इसका भी आइडिया नहीं मिल पा रहा लोगों को, कोई ज्यादा कर रहे हैं, कोई कम कर रहे हैं, उसमें पूरा ध्यान देना है कि यार इतना नहीं कर देना है कि अपना सही वाले ही डूब गए। तो ये वाला जो चीजें है इस पे बहुत फोकस देना है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना अब इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे क्लियर करना है उस पर भी दिमाग लगाना है हमको। अनुप्रिया आप बताइए।
मुझे लगता है कि भाई मेंस पे अभी तो ध्यान दे सकते हैं क्योंकि अभी 5 महीने हैं, तो 1-2 महीना और है मेंस वाले विंडो के लिए। तो अगर आप मतलब मैं तो यही कहूंगी थोड़े नए भी हो तो मेंस को थोड़ा फ्रेम कर लो। होता है ना कि क्योंकि आप क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में थोड़ा सा वो आ रहा है, स्टेटमेंट्स वाला हाँ, है, तो statements मेंस वाला वाला है। आपका प्रिपरेशन हेल्प कर हाँ, तो जाएगा। वो ऑलरेडी वो हेल्प करेगा। वो किसी में भी पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में तो आराम पूरा से। फुल्ली हेल्प कर रहा है। और हिस्ट्री अभी तक भी वन लाइनर्स ही हैं, तो वो अगर आपका बेसिक ऑलरेडी किया हुआ है तो देन इट इज गुड। और मुझे लगता है कि जिनको 70th देना होगा तो वो ऐसे ही तो नहीं बैठे होंगे, वो पक्का उनका बेसिक जो स्टैटिक वाला पोर्शन है वो हो चुका होगा, पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे, इन प्रोसेस होंगे, वैसा होगा। मतलब नया कोई स्टार्ट मेरे को नहीं लगता हम लोग है। रिकमेंड नहीं करें क्या 5 मंथ में हाँ हाँ, 5 मंथ्स में एग्जाम निकालना मतलब वो हो। मतलब प्रीलिम्स हो सकता है कि कर लकीली सकते क्लियर हैं, हो गया, कर फिर सकते मेंस हैं। नहीं हो पाएगा। हाँ वही, मतलब अटक जाओगे कहीं पे, अगर वो हो चीज़ भी है। जाए तो तरह के कम मार्क्स आए, फिर रैंक में नीचे आ हाँ जाए। हाँ, लेकिन ठीक है, सही बात है। अगर आप नया स्टार्ट भी करना चाहते हो तो दे लो, वो वाली बात है। और कम से कम होता है ना कि एक स्टैटिक का तो एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा ना, पूरा बेस आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे देख लेंगे, वो वाली चीज है। तो वही है कि एक चीज है कि जैसे मैं कहूंगी कि 2-2 सब्जेक्ट्स करके ना उनको प्रीलिम्स वाले स्ट्रेटजी में, हाँ, हर दिन 2 सब्जेक्ट डाल दीजिए। साइमल्टेनियसली भी ले सकते हैं, लाइक हम हाँ। मेंस के कुछ क्वेश्चन करना हाँ, साथ ही हाँ। साथ, जैसे वेटेज साइंस और हिस्ट्री का ज्यादा है, हाँ, तो क्यों ना हाँ। उसको भी साथ लेके हाँ चलें। हाँ बिल्कुल, फिर इसको एक भी ये साथ काम ये ले तो लो। आप आवर्स पे डिपेंड करता है ना, अगर आपके वही पास मैं कम बोल टाइम है हाँ, तो वही 8-10 आप hours कैसे कर लो। मैनेज कर हाँ, रहे वही हो, मैं वो बोल रही वाली थी, चीज। जिसके पास कम टाइम है फिर अपना बढ़ा लो। जैसे नॉर्मल इंसान अगर 8 घंटे पढ़े तो आपको 10-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ। और वही है कि मुझे लगता है जैसे अभी तो वो न्यूज़पेपर कंटिन्यू करेंगे ही, और फिर उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन्स वगैरह लेंगे, और अभी मैगजीन्स उनको मंथली स्टार्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा मतलब क्यूमुलेटिव वाला अब नहीं चलेगा क्योंकि बहुत डाइवर्स हो गया है। हाँ, तो- रिवीजन भी करना है हमें, हाँ। ऐसा नहीं याद होगा एक ही बार में सब हाँ नहीं याद हाँ, होगा। वही वही। तो फिर बस वही चीज है कि मेंस ना हमको दिमाग से निकालना नहीं चाहिए, मैं तो यही कहूंगी। मेंस को हमेशा दिमाग में रखते हुए प्रीलिम्स करना है, क्योंकि आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हो, जब एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो वो सारे पॉइंट्स जाते हैं मेंस में, हाँ। कहीं ना कहीं हाँ, कैसे भी मतलब चले ये जाते कि हैं। जब हम पढ़ रहे हैं तो अब ये सोचना है कि इसको मेंस में कैसे यूज हाँ कर सकते हैं। हाँ हाँ, पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, लेकिन सोचना है कि मेंस में ऐसे यूज कर लेंगे। और PYQs एनालिसिस वो तो बिल्कुल कीजिए, और जैसा अंजलि बोली कि टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। और अभी टाइम है एक्चुअली एनालिसिस करने का। जो 30 सितंबर को एग्जाम होगा उससे 10 दिन पहले कोई टेस्ट मत लगाना, डिमोटिवेट हो जाओगे। उससे 10 दिन पहले नहीं लगाना, उससे पहले सारा एनालिसिस कर लेना है। और गेस वर्क भी वो समझना है कि हम कैसे गेस कर रहे हैं, मतलब ऐसे आंख बंद वाला गेस तो नहीं है। मतलब अगर 2 ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें से एक टिक करे तो दैट इज गुड। अब चारों नहीं आ रहे हैं और उसमें से कोई एक टिक मार दिए तो ये पैर पे कुल्हाड़ी मारना हो गया, वो सब नहीं बिल्कुल करना। अता पता ना हो तो छोड़ हाँ, देना बिल्कुल better है। छोड़िए, क्योंकि नेगेटिव है। कभी हल्का भी किसी को सुना भी- हो ना तो आप इतना अगर प्रैक्टिस करके चले जाते हो ना तो आप में वो एप्टीट्यूड डेवलप हाँ, हो जाता है, हाँ, तो आप फिर वो करने लगते हो, टिक हाँ। कर सकते हो, चूज कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पेज बढ़ाना मैटर करता है? 38 मार्क्स के क्वेश्चन में कितने पेजेस का आंसर लिखना है? हाँ, तो ये ना मुझे ऐसा लगता है कि ये डिपेंड करता है ना जो कॉपी चेक करने वाले उन पे। कि कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना प्रोफेसर जिनको लगता है कि पेज जो भरना है वो इम्पोर्टेंट है, और कुछ कुछ को ऐसा लगता है कि कंटेंट मैटर करता है। अब बहुत सारे ऐसे कॉपी देखने को मिला है 67th पेपर में, जिसमें भर के लिखा है उसको ज्यादा मार्क्स मिला, कम लिखा है कंटेंट अच्छा है तब भी नहीं मिला। तो आप क्या करो ना कि दोनों में बैलेंस बना के रखो, कंटेंट भी इम्पोर्टेंट है और पेज भी भरना इम्पोर्टेंट है। अब क्या है 68 BPSC से वो पेज डेडिकेटेड देने लगे हर क्वेश्चन के लिए। जैसे शॉर्ट आंसर के लिए वो लगभग 1.5 पेज होता है, क्योंकि हाफ 1.5 पेज से में 2 वो पेजेस, हाँ। 2 पेज होता है, उसमें हाफ पेज में तो क्वेश्चन ही लिखा हाँ, रहता है, तो वो रहता है। फिर जो लॉन्ग है उसमें शायद 6 पेजेस रहते हैं, तो लॉन्ग के लिए तो 6 पेजेस तो नहीं हो पाया कंप्लीट, 4.5 या 5 वही आप average कोशिश रह करो कि जाता है। उतना आप लिख दो। और जो शॉर्ट आंसर है उसमें आप पूरा लिख दो, नहीं तो लास्ट का तो थोड़ा थोड़ा सा half छूट भी जाता है तो छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ, तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए, कंटेंट भी होना चाहिए और पेज भी। लेकिन ये नहीं कि पेज भरने के चक्कर में अपना जो टाइम लिमिट है वो क्रॉस कर हाँ, दो। टाइम को ध्यान में रख के लिखना, अगर है टाइम तो लिखो, और नहीं है तो बस कंटेंट जितना लिखो वो लिख के छोड़ दो। लिख के छोड़ दो। और क्या है ना कि देखिए दोनों बैलेंस करने का एक बेस्ट वे क्या है कि आप फ्लो चार्ट्स डालो, हाँ। आपके पेजेस भी बढ़ जाएंगे, और- प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाएगा, Points भी आप लिखा जाएगा। पॉइंट्स भी पूरा आ गया। तो वही चीज है कि आप फ्लो चार्ट्स डालिए, डायग्राम्स डालिए, क्योंकि वो चीज बहुत अट्रैक्टिव बना देता है कॉपी को, तो इवेलुएटर को भी आसानी होता है। और जब आप पॉइंट वाइज भी लिखोगे तो उसमें भी फिर पेजेस भी बढ़ते हैं, पॉइंट्स भी दिखते हैं। और बिल्कुल पेज भरना तो कहीं से भी दिमाग में वो चीज प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो चीज फिर दिख जाता
जाता है कि भाई ये तो पेज ही भर रहा पेज ही भर है रहा और है। आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा, क्योंकि अभी इतने क्वेश्चंस आ गए हैं, मतलब 5-5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एक सेक्शन में 20 डालना। क्वेश्चन हो जाते हैं, हाँ, 20 क्वेश्चन हो पूरे जाते हैं 20 GS क्वेश्चंस हो में। जाते हैं। और एक चीज मैं ऐड ऑन करना एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि डीआई का जो है, डीआई में कई सारे स्टूडेंट के क्या हुए थे कि पेजेस ही घट गए थे एग्जाम में। तो वो क्या हुआ था कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं डीआई के, आप तो स्टेप वाइज लिखते हो कि मार्क्स प्रॉपर पूरा मिले, और डीआई में जो था पेजेस इतने कम थे कुछ क्वेश्चंस में, सीरियसली मतलब हाफ पेजेस उन्होंने दे रखे थे और क्वेश्चन है 7 मार्क्स का, 8 मार्क्स का। तो वहां पे आपको ध्यान देना है कि आप जो वो कवर कर रहे हो पूरा स्टेप दिमाग में ये रख के करना, कि ये नहीं कि पता चला पूरा स्टेप्स लिख दिए और एंड में हम वो सॉल्यूशन ही नहीं कर पाए, आंसर ही नहीं आया, तो फिर मार्क्स तो वहाँ पे रह जाएंगे। और डीआई में मार्किंग अच्छी हुई है, मतलब जिन्होंने लिखा है तो उन्हें मार्क्स पूरे मिले हैं। स्टेप्स पूरा लिखना है, हाँ। थोड़ा राइटिंग छोटा कर लेना, अगर बड़ा होगा हाँ, तो वो हाँ, कर हाँ, सकते हाँ, हो। हाँ, गलती का गुंजाइश ना रहे, हाँ, क्योंकि फिर हाँ, पेज एक नहीं बार मिलेगा। गलती होने के बाद फिर डीआई गॉन, तो गलती नहीं करना। बस उसके लिए क्या है ना कि आप पीवाईक्यूज करो, डीआई तो पूरे पीवाईक्यूज PYQ, करो, हाँ, मतलब DI 10 साल पीवाईक्यूज एंड योर डीआई इज डन, वो वाला आराम चीज। DI के लिए सिर्फ PYQ ही की थी। हाँ, बस हाँ, वही करना ही मेरा है। भी हाँ, सेम था, वही डीआई करना में है। सिर्फ अगर PYQ। आपका मैथ्स कमजोर है ना तो पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन बुक ले लो, हाँ, और उससे फिर देख के हाँ, करो, अटेम्प्ट करो। अगर तब भी दिक्कत आ रहा है तो बहुत लोगों की बुक्स ऐसी हैं, जैसे एडुटेरिया की ही बुक है, तो उसमें ना वो चैप्टर वाइज दे रखे हैं, तो उसमें हाँ, क्वेश्चंस भी है, तो आप वो हाँ। लगा लो। आपको फॉर्मूला रटना है या कुछ करना, तो प्रैक्टिस से हो जाएगा, बहुत डूएबल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन स्टडी। वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली वही है, कंसिस्टेंसी का है कि मतलब आपको गैप मत डालो। हाँ। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, क्योंकि एक दिन का गैप फिर होते हाँ, रहेगा, वही पाइल अप होते होगा। रहेगा, हाँ। तो वही गैप नहीं डालना, और जब कुछ ना कुछ demotivate- पढ़ते ही रहना है। हाँ, पढ़ते रहना है कुछ ना कुछ, मतलब अभी अगर नहीं भी कुछ नया पढ़ने का मन हो रहा है, वापस स्टैटिक पुराना रिवाइज कर लेना, लेकिन पढ़ लेना है। पढ़ लेना। हाँ, अब तो ऐसा है कि हम हर चीज सॉफ्ट कॉपी में रखते ही हैं। अगर हाँ। कोई भी ऐसा लगे नहीं पढ़ने का मन है तो सोए सोए बस सोए देख लिए, हाँ, फोन में देख हाँ, लिए, हाँ, टैब में देख लिए, लैपटॉप में देख लिए, कुछ नहीं, मतलब हाँ। करंट अफेयर्स Current जैसे आपने affair, बोला था, हाँ। मैथ्स बना लिए। मैथ्स बना लिए। और कंसिस्टेंसी एक चीज और है कि मतलब वो खराब क्यों होती है, क्योंकि जब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, और क्योंकि इतनी लंबी जर्नी है कि सब लोग डिमोटिवेट होंगे, Demotivate हो मतलब जाते हैं। आपको 1-1.5 साल पूरे एक रूम में रह करके प्रिपेयर करना है। कट ऑफ होना पड़ता है। हाँ, और प्रेशर आएगा, घर वाला प्रेशर है, आस पड़ोस वाला प्रेशर है। फ्रेंड्स को देखोगे एंजॉय करते हाँ, हुए, तो है सीरियसली, वो है तो वो चीज सोशल रहेगा, मीडिया लेकिन से कट ऑफ हो कट जाए। ऑफ हो जा। हाँ, सोशल मीडिया से कट ऑफ हाँ, हो जा। मेरी तरफ से WhatsApp भी यूज social कर रहे हो media से तो cut off। स्टेटस मत देखा करो, सबको म्यूट करो, मन भी करे तब भी मत देखा करो। और इंस्टाग्राम मत चलाया करो, हाँ। रील्स पे थोड़ा कम जाओ। और वही है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी, अगर वही है कि अपना आप स्टडी आवर्स देखते रहो ना, कि मेरा जो है मतलब अगर हम 7 घंटे पढ़ रहे हैं तो हम 7 घंटे पढ़ेंगे, और ठीक है किसी दिन 5 बजे अगर टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। वो चीज पढ़ो ना तो ऐसा कि हाँ मजा आया, ठीक है, हाँ। मजा आता है तो फिर इंसान पढ़ते हाँ, आता है, अच्छा, नहीं सोचता है कि हाँ। हाँ बोर हो रहे शुरू में मजा नहीं आएगा, हाँ। बट जैसे थोड़ा सा प्रोग्रेस दिखेगा ना आपको, हाँ। तो मजा आएगा फिर हाँ, आपको। हाँ। और कुछ वैसे सोर्सेज आप ढूंढ लीजिए कि जो हाँ। जो पढ़ा रहे हैं और ठीक है मेरे को समझ भी आ रहा है, थोड़ा फन वे में भी है, लर्न कर रहे हैं, तो वही बस कुछ सोर्सेज ढूंढ लीजिए, तो फिर हो जाएगा, जर्नी इजी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम फियर और एग्जाम हॉल के प्रेशर को कैसे टैकल करें। ये भी बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है सबका। हाँ। जो एग्जाम फियर और प्रेशर है ना, ये सब फील करते हैं, चाहे कितना भी बड़ा कितना धुरंधर भी हो, कर लो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना सब भी प्रैक्टिस हाँ। कर लो, वो थोड़ा सा आ जाता है, वो है। हार्मोन रिलीज हाँ, होता है। हो जाता है। तो मैं तो बस यही कहूंगी कि इसके लिए ना आप पहले से प्रिपेयर्ड रहो, मतलब जितना हो सके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज अच्छे से लगाओ, मतलब इतना अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ ना कि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना तो आपको थोड़ा बहुत फ्रेम हो जाए, तुरंत देखते ही 2 मिनट में फ्रेम कर लो कि हाँ ये लिखना है, क्योंकि अगर वो कर लोगे ना तो जो भी फियर है ना वो कुछ मोमेंट के लिए रहेगा, उसके बाद जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करोगे ना वो चला जाएगा। हाँ, तो ये वाला जो प्रैक्टिस इज द मेन की, उसी के थ्रू आप ओवरकम कर सकते हो। और ये नहीं सोचना कि यार डर लग रहा है क्या करें, सबको डर लग रहा है वहाँ पर, हाँ, बस सबका ये वही हाल है। वही डर के आगे जीतना है हाँ, आपको। बस इसमें वही चीज है कि
वहाँ पे ये आप समझो कि मेरे को तो यही 3 घंटा मिला है ना। हाँ। अब इसके बाद अगर हम डर गए अभी हाँ। तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा तो नहीं हो रहा है और खराब जरूर हो जाएगा। लिटरली मैं भी ना यही सोची थी एग्जाम में कि बस यही 3 घंटा है। अरे पता कट है, जाएगा। मेरे साथ भी यही हुआ था। हाँ। जब मैंने देखा ना, एक्चुअली मैं जो टेस्ट सीरीज लगाई थी एडुटेरिया का मैंने लगाया था मेंस के लिए, वो 4-4 क्वेश्चंस देते थे शॉर्ट में। वहां मैंने देखा 5। शौक सबको मिला, जब मैं सबको जब शौक मैं 5 देख रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ अरे 5 हो पाएगा क्या। और फिर मैंने सोचा कि अब हो पाए या नहीं हो पाए यही होगा जो होगा, तो बस स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले तो मैं सीरियसली मतलब कह सकते हैं कि 10-15 सेकंड के लिए मैं एकदम पॉज कि होएगा या नहीं होएगा। लेकिन फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, बोला ठीक है नहीं भी होगा तो छूट जाएगा तो एंड में छोड़ देंगे वो वाला चीज है। तो बस वही करना है, यही टाइम है, ये एकदम दिमाग में रख के एग्जाम हॉल में लग जाना है। प्रीलिम्स हो, मेंस हो, कोई भी एग्जाम, इवन इंटरव्यू में भी आप जब जा रहे हो तो सोचो ठीक है यही 10 मिनट अंदर देना है ना, दे लो। फिर आके डरेंगे, देखेंगे, एनालिसिस करेंगे क्या होगा नहीं होगा, वो वाला चीज। आप कुछ बोल रहे थे? मैं ये बोल रही थी ना कि जैसे क्वेश्चन देखी 4 क्वेश्चन आया था, फिर 5 आया था। हाँ। मैं भी जब देखी सबसे पहले फिर मैं कैलकुलेशन अपने की हाँ, टाइम मेरे साथ भी यही हुआ। उसको जल्दी से मैं चेंज की कि अच्छा इतना मिनट है, उसके जल्दी तुरंत से एक change एक किया। मिनट सारे क्वेश्चन सब में हटा दिए। हाँ। वो इसमें अटक हो फिर जाए। मैं सामने बस घड़ी देख रही हूँ, अच्छा इतना करना है। फिर वो कैलकुलेशन आपको भी करना होगा। अगर कुछ ऐसा आपको मिलता है एज अ सरप्राइज तो डरना नहीं है, मतलब अपने माइंड को बस कमांड क्वेश्चन दे दे बीपीएससी तो डरना हाँ, नहीं है। माइंड को बस कमांड दो कि हाँ वो जल्दी से उसको मतलब कर ले, टेकअप कर ले। और दिमाग में ये रखना है कि 6 क्वेश्चन मेरे लिए है तो फिर सबके लिए हाँ, है। हाँ। सबका शौक छूटेगा। लगेगा, हाँ, हाँ, सबको वही शौक लगेगा। वही चीज है। और ऐसा नहीं है कि ना अपना हर क्वेश्चन ना मतलब परफेक्शन नहीं लिख हाँ, सकते हाँ, हो। इस हाँ। पे इतना दिल नहीं बैठाना है कि वो ये वाला नहीं लिखा तो आगे हाँ। वाला भी सब खराब हाँ, जाएगा। हाँ। तो ये मत सोचना कि हर क्वेश्चन ना मैं इतना टू दी परफेक्ट लिख दोगे। कुछ हाँ। क्वेश्चन एवरेज भी लिखोगे, कोई बहुत अच्छा लिखोगे, कोई सही बात। मीडियोकर लिखोगे। हाँ। बस अटेम्प्ट करना है, Attempt सारे करना question है, attempt attempt करना करना है। एक भी क्वेश्चन मतलब अनअटेम्प्टेड तो नहीं नहीं होना करना चाहिए, है, बिल्कुल नहीं बिल्कुल होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द लास्ट टाइम रिवीजन मेथड? हाँ, इसके लिए तो मैं बोलूंगी कि प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों के जो भी आप पढ़ते हो ना, उसका एक आप कंसाइज नोट्स बना लो अपने हिसाब से, जो आपको लगता है कि इसको हम रिवाइज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रिवीजन के लिए बनाते तो वो भी एक अलग नोट्स बन जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उतना नहीं बनाना, एक कंसाइज वे में आप नोट्स बना लो, हर सब्जेक्ट का 3-4 पन्ने का बना लो और फिर उसी को रिवाइज करो। और मेंस के लिए भी आप वैसा ही करो, क्योंकि आप इतना बल्कि बुक पढ़ते हो, नोट्स होता है, तो लास्ट टाइम में हो नहीं पाता है रिवाइज। तो मेंस में क्या है कि डेटा फैक्ट्स ये सब आप रख लो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। और कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको लग रहा है कि याद नहीं रहेगा तो आप वो सब रख लो। हाँ, लेकिन एक शॉर्ट नोट्स बना लो, अच्छा रहता है, इजी हो जाता है, थोड़ा कम टाइम में मैनेज हो जाता है। और मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करते हो ना तो वो रिवीजन का पीरियड कम होता है। हाँ। और फिर आप जल्दी जल्दी लिख लेते हो, कुछ छोटा पढ़ लिया, हमने 2 पेज में नोट्स बनाया तो फिर उसका आपका कंसाइज करोगे तो हाफ पेज में हो जाएगा। और ये रिवीजन के लिए ना मैं तो कहूंगी कि जब आप स्टार्ट करते हो ना नोट्स बनाना, तभी आप बना लो रिवीजन के लिए कि ये मेरा मेन नोट्स हो गया, ये मेरा रिवीजन का है, ये मैं लास्ट टाइम में करूंगी। उस टाइम जब पढ़ते रहते फ्लो में रहते हैं तो आपको समझ में आता है कि कौन सा मेन पॉइंट है, कौन सा नहीं है। फिर कौन सा कीवर्ड है जो लिख ले के याद आ जाए सब कुछ, है ना? हाँ, क्योंकि बाद में जब करेंगे तो बड़े लगेगा कि अरे यार इतना बल्कि नोट ऑलरेडी बनाए हैं, फिर उसमें से भी शॉर्ट आउट करो कि कौन सा कंसाइज नोट्स बनेगा मेरा। अनुप्रिया आप बताइए। और मेरा स्ट्रैटेजी इसमें थोड़ा सा अलग था। एक्चुअली प्रीलिम्स में क्या होता है कि उसमें तो बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है, नोट्स हमेशा मेरा अपना ही होता था। मेरे से दूसरे नोट्स पढ़े नहीं जाते। हाँ, मैं भी यही रिकमेंड करूंगी तो नोट्स अपना बनाओ, मतलब पढ़ो, लेक्चर सुन रहे हैं और नोट्स करते गए, दोबारा वो लेक्चर नहीं सुनना है। हाँ। क्योंकि आप कितनी बार सुनोगे Time wastage है। टाइम वेस्टेज है। तो वो नोट्स बना लो खुद में और वो नोट्स रिवाइज करो। तो प्रीलिम्स के लिए तो मेरा एक पूरा प्रॉपर नोट्स था। पॉलिटी का मैंने नोट्स नहीं बनाया था क्योंकि एम लक्ष्मीकांत इज एनफ, तो उसमें नोट्स की जरूरत नहीं, हर लाइन ही इम्पोर्टेंट। हाँ वही। तो मेंस के लिए भी मैंने पॉलिटी के लिए तो नहीं नोट्स बनाया था। प्रीलिम्स में और सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स थे अपने। मेंस के लिए मैंने क्या किया था कि PYQs को देख करके, उसको एनालाइज करके मैंने कुछ टॉपिक्स हटा लिए थे, कुछ टॉपिक्स लिख लिए थे। जैसे कई बार मेंस में तो जो 67 तक हम देखते आ रहे हैं, मतलब पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट मेरा फेवरेट टॉपिक था। GS2 में वो चीज आता ही था, तो वो चीज है। अगर आप GS1 के आर्ट एंड कल्चर में देखो
तो वही 15 क्वेश्चन हैं जिसके आपको हाँ, वो नोट्स तो अल्टरनेट ईयर अल्टरनेट हाँ, ईयर में वो ऐसे कर हाँ तो फिर वही तो इधर से चेंज किया हाँ तो 68 उन 15 पर मैंने नोट्स बना लिया था। फिर जब मेंस का होता था तो मैं मेंस में सिर्फ ये सब रिवाइज करती थी, फिर मैं प्रीलिम्स वाले को छोड़ देती थी, वो क्या पढ़ना है। फिर उसी तरह आर्ट एंड कल्चर का हो गया तो उसका अलग प्रॉपर नोट्स था। फिर साइंस एंड टेक है तो उसमें मेरा प्रॉपर नोट्स था, जैसे बायोटेक पर आप मैंने एक नोट्स बार भी रिवाइज करते थे, जो आपने सिर्फ जो आपका जो फंडामेंटल हाँ। था उसका शॉर्ट नहीं बनाया था। नहीं मैंने शॉर्ट नहीं बनाया था क्योंकि मुझे लगता था कि ये तो ऑलरेडी जितनी बार रिवाइज कर लो ना कि वो शॉर्ट हो जाए हाँ आपके लिए। और मैं सब हेडिंग्स लिख लेती थी, तो जब अगर मुझे जल्दबाजी में रिवाइज करना है तो मैं सिर्फ सब हेडिंग्स पढ़ती थी, क्योंकि अंदर वाला तो मुझे याद हो गया, इतने बार मैंने पढ़ लिया कि वो याद हो गया। तो जैसे साइंस एंड टेक है तो उसमें मैंने बायोटेक का बनाया हुआ था, एआई का था, हाँ फिर 5G 6G अभी था तो 5G 6G का कर रखा था। तो वैसे करके मतलब आप पॉइंट्स को सेग्रीगेट करो। मेरे लिए ये स्ट्रैटेजी काम की थी, अब आपके लिए कर रही है या नहीं कर रही है ये भी आपको फिगर आउट करना होगा। हाँ तो वही किसी चीज भी है। देखना हो कितना टाइम है आपके पास, हाँ, उस हिसाब से हाँ, तो ये हाँ। कंपलसरी नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि हाँ नोट से भी काम चला लेते हाँ, हैं। हाँ। मैं भी सारे सब्जेक्ट क्लियर नहीं की थी। हाँ जिस- कई लोग कोचिंग हाँ। के नोट से मतलब बहुत कंफर्टेबल है, तो ठीक है अगर जिस उनको सेवन्थ सकते के हो तो टाइम कर पे ना सकते मैं ज्योग्राफी के लिए की थी ऑप्शनल के लिए, कि वो बहुत बल्कि हो गया था तो मेरा, तो उसके लिए मैं शॉर्ट नोट्स बना ली थी। फिर सारे सब्जेक्ट के लिए नहीं, इकोनॉमिक सर्वे उसके लिए मैं बना ली थी हाँ, short इकोनॉमिक notes। सर्वे के लिए तो बना लेना हाँ, ही चाहिए। तो आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट बजट बना लेना मतलब चाहिए। हाँ और इसके बहुत हैंडी हो जाता है ना, हाँ। प्रीलिम्स के लिए भी हो जाएगा, मेंस के लिए और भी हो इसका जाएगा, मतलब इवन आप इन द ऐसा इंटरव्यू हाँ कुछ पूछ लिया डेटा तो और आराम इतना से। मतलब इसमें कम बनाना चाहिए ना 2-3 पेजेस का, कि आप बार बार पढ़ो और आपको तुरंत वो डेटा दिमाग में हाँ, वही data fix नंबर्स करना। छपे होने चाहिए, वो चीज है। और क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे और बजट मुझे नहीं लगता है कि 2 बार पढ़ के जाना कोई फायदे का चीज है। कम से कम आप उसको 5 बार 6 बार नहीं कर आराम लिए से, तब तभी तक वो वो डेटा नंबर्स याद याद ही नहीं है। होते। हाँ बिल्कुल। हाँ इकोनॉमिक सर्वे में भी ना टॉपिक्स रहते हैं, लाइक हाँ, एग्रीकल्चर, हाँ, इंडस्ट्री, हाँ। वैल्यू का अलग से हो गया, अर्बनाइजेशन का हो गया, हाँ, वुमेन का हाँ। हो गया, तो ऐसे बना लो ना, और हाँ। उसमें आधा आधा लिख हो जाएगा। हाँ। जो भी परसेंटेज हो गया, कोई स्कीम गवर्नमेंट ने ली है उसका कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो वैसे बना के रख लो। हाँ। और फिर ये मेंस में भी आ जाएगा, जहाँ पे वुमेन का टॉपिक आया हाँ, वहाँ आप पे डाल आराम दो, से वो आराम data डाल add दो। करोगे, हाँ। अगर उसमें भी पूछ दिया प्रीलिम्स में तो भी आपको हाँ। रिकॉर्ड हो जाएगा। तो वही है कि खुद ही आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि किसका हम शॉर्ट नोट्स बनाएं। हाँ। ऐसा बनाओ जिसका यूटिलिटी हो। यूटिलिटी है हो, ना? हाँ, वरना मेहनत हो जाएगा और उसका कुछ बेनिफिट हाँ। मिलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रीलिम्स का बुक लिस्ट फॉर एवरी सब्जेक्ट, अच्छा, हाँ। तो लाइक हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हिस्ट्री के लिए तो मैं बोलूँ कि अगर आप नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो तो आप 6 से लेकर 12 तक का पढ़ लो पहले, मतलब बेस बनाने के लिए। और अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं तो सिर्फ 11-12 का एनसीईआरटी, मैं ओल्ड एनसीईआरटी रेफर करती थी, तो वो आप पढ़ लो। उसके अलावा आप स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वो पढ़ लो। फिर लूसेंट भी आप रेफर कर सकते हो, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन पूछते हैं ना, कहीं कहीं लूसेंट से मिल जाता है। अब तो 68 से थोड़ा सा उसका रेलेवेंस कम हो गया, बट फिर भी एक बार आप उसको देख सकते हो। एंशिएंट मेडिकल के लिए उसके लिए मैं एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी थी। हाँ, उसके अलावा बिहार स्पेसिफिक अगर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे तो मेरे पास क्राउन पब्लिकेशन का बिहार स्पेसिफिक बुक था, उससे मैं हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन देख ली थी। तो वैसे मेरा हिस्ट्री हो गया, और उसके साथ साथ पीवाईक्यू देख लेना है और टेस्ट सीरीज लगा लो, इससे आपका हिस्ट्री हो जाएगा। उसके बाद आता है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए तो मैं बस लक्ष्मीकांति रेफर की थी, वो हो गया था, उससे हो जाता है आपको ऑलमोस्ट। फिर ज्योग्राफी के लिए वही, अगर आपका नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है तो आप 6 से लेकर 12 तक का पढ़ो। और अगर आपको लगता है कि नहीं 10 तक का मेरा सब कुछ सही है ज्योग्राफी, तो आप सिर्फ 11-12 का ज्योग्राफी पढ़ लो। उसके बाद बिहार स्पेसिफिक ज्योग्राफी पढ़ लो, पीवाईक्यू देख लो, और बिहार टेस्ट सीरीज। स्पेसिफिक क्राउन से। हाँ, मैं क्राउन से ही पढ़ी थी, तो इससे पढ़ लो, हो जाएगा। फिर साइंस एंड टेक का है वही कि 6 to 10 पढ़ो, नहीं तो फिर आप 9 to 10 पढ़ लो। हाँ, वो पढ़ लो। उसके अलावा वही पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज सब में सेम ही है, इससे आपका हो जाएगा। फिर बचता है आपका हाँ इकोनॉमिक्स। हाँ, इकोनॉमिक्स के लिए तो 10 तक का मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। 11-12 में जो मैक्रो वाला पार्ट और इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट है वो एक बार पढ़ लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वैसे कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं यूपीएससी में, लेकिन मुझे लगता है कि आगे पूछ सकते हो, तो आप एक बार पढ़ लो। इम्पोर्टेंट हाँ। टॉपिक है लाइक बैंकिंग हाँ, तो वो सब पढ़ लो, वो बहुत अब तो वैसा है कि वो जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो वहां से कॉपी कर रहे हैं हाँ, थोड़ा, हाँ। तो आप वो सब क्लियर करके रखो अपना कॉन्सेप्ट। उसके बाद आप इकोनॉमिक सर्वे जो है बिहार का, इंडिया का, फिर बजट हो गया बिहार का, इंडिया का, इसको अच्छे से पढ़ लो, इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं इकोनॉमिक सर्वे में। साइंस के लिए साइंस के लिए एनसीईआरटी आप 9-10 का पढ़ लो, सफिशिएंट है। और अगर आपको लगता है कि बहुत वीक हो तो आप 6 से लेकर 10 तक का पढ़ लो। हाँ, 11-12 कुछ इंपॉर्टेंट हाँ 11-12 का कुछ है शायद लास्ट में चैप्टर। हाँ, एनवायरनमेंट में है,
एनवायरमेंट के साथ और केमिस्ट्री में कुछ Environment, हाँ, और biology, बायो में कुछ है कुछ है, वो वाला हाँ। पढ़ लो। बट मैं तो देख नहीं पाई थी, उतना टाइम नहीं था। अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते देख हो, वो लो, स्पेसिफिक हाँ। चैप्टर है उसके लिए। और बाकी मैथ्स का 10 क्वेश्चन रहता है, तो अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से है तो आप एक बार वो देख लो, आप कुछ भी जो रीजनिंग का बुक है जो आता है मार्केट में अवेलेबल है देख लो, नहीं तो आप PYQ सॉल्व कर लो, उसमें उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। और लेकिन ये भी नहीं सोचना कि नहीं हमको 10 मैथ जो है वो बनाना है, उस पर आप डिपेंड होके मत जाओ। मतलब अगर 5-6 सॉल्व हो रहा है तो बहुत है। बाकी जो स्टैटिक क्वेश्चन आप उस पर रिलाई कर सकते हो। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, साइंस हो गया। आप बताइए। मेरा तो बैकग्राउंड ही मैंने कहा कि इंजीनियरिंग का था, तो साइंस वाला चीज मेरा ठीक था। साइंस के लिए मैं साइंस से स्टार्ट करती हूँ, फिर उधर सब जाएंगे। तो साइंस में क्या था कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री उसके लिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती थी। मतलब उसमें था कि कुछ जो पॉइंट्स जो मैं भूल गई, जैसे केमिस्ट्री का जो फॉर्मूला बेस्ड आ जाता था क्वेश्चन, स्लेक्ड लाइन, क्विक लाइन, ये सब करके, तो वो सबको मैं देखती थी, थोड़ा वो सब देख लेती थी एग्जाम से पहले, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाला चीज मिस नहीं होता था। थोड़ा फॉर्मूला रिलेटेड देख लिए, वैसा वो सब उतना तो रहता नहीं है। फॉर्मूला रिलेटेड भी थ्योरेटिकल पूछते, कई बार तो वन लाइनर्स ही अभी तक होते थे। अब थोड़ा साइंस में भी डीप में जाने लगे। तो उसमें मैंने साइंस के लिए क्या किया था कि सिर्फ PYQs को मैंने फोकस किया था। मतलब PYQs में मैंने सेलेक्ट कर लिया था कि ठीक है, लाइट चैप्टर से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, साउंड से इतने आ रहे हैं, तो मैंने उसको प्रायोरिटाइज कर दिया था कि पहले लाइट है फिर साउंड है। इसमें 4 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, इसमें 2 ही आ रहे हैं, तो वही पहले पढ़ना है। और जो इक्का दुक्का होता है जिसमें मतलब बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, एंड के लिए रखना। टाइम बचे तो पढ़ लेंगे, वरना छोड़ देंगे। और जैसे केमिस्ट्री का मैं एक कहना चाहूंगी, एसिड बेस एंड सॉल्ट है, उससे वो BPSC का एकदम फेवरेट टॉपिक है, उससे हर बार प्रीलिम्स में वो देते हैं क्वेश्चन। तो वो चीज़ है, तो वो सब मतलब आप PYQ से सेग्रीगेट मैंने किया था। और वैसे जो नहीं है साइंस वाले स्टूडेंट, वो लूसेंट का बुक जो जनरल साइंस का आता है प्रॉपर, वो बहुत अच्छी बुक है। इवन उसके पीछे MCQs हाँ, MCQs तो दिया है, और शुरू में वो कॉन्सेप्ट है ना पूरा बिल्डअप करके दिया हुआ है, तो वो आप जब पढ़ोगे तो आपको एक मोटा मोटी समझ आ जाता है कि क्या चीज़ है। और बायो पे बात करते हैं, तो बायोलॉजी मेरा बहुत बेकार था, और मुझे पढ़ने में भी मन नहीं लगता था। स्कूल में भी नहीं बायोलॉजी में पढ़ती थी, और इधर तो पढ़ना था क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं अच्छे। हाँ, तो मैंने खान सर की क्लास को लिया था बायोलॉजी के लिए, क्योंकि उसमें मुझे इंटरेस्ट बन गया था, बेसिक बायोलॉजी मुझे समझ आ गई थी। तो वहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं था कि सारे क्वेश्चंस लग ही जाते थे, कुछ क्वेश्चंस लगते थे। 66 में तो आई थिंक सारे लग गए थे बायोलॉजी। पैटर्न वही था ना, प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर था, तो वो सब एनालिसिस करके अब इजी पता है होता क्या है, था। अपना साइंस एंड टेक के लिए आपको ना करंट अफेयर भी देखना हाँ, है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्योंकि वो रिलेट करते हैं करंट से, लैब relate डायमंड करते हैं। वाला। हाँ, लैब डायमंड का जो क्वेश्चन, वो पूछने लगे हैं। तो वही साइंस में मेरा इतना ही था। मैथ्स के लिए मैं नहीं पढ़ के जाती थी, क्योंकि 10 क्वेश्चन है तो 1-2 ठीक है, नहीं भी बना तो मतलब 7-8 जा रहा है तो वैसा चल रहा है। और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के लिए हिस्ट्री तो मुझे बल्क लगता था, मुझे क्रोनोलॉजी नहीं समझ आती थी कि ठीक है, एंशिएंट में अगर ये हो रहा है तो कौन से डायनेस्टी के बाद कौन सा आ रहा है। जैसे कहते हैं ना कि वहाँ हड़यंक के बाद शिशुनाग आ रहा है, ये मुझे याद नहीं रहता था, सोचना पड़ता था। तो मैं उसके लिए भी खान सर का कोर्स ली थी, तो वहां से मुझे क्रोनोलॉजी एकदम याद हो गई। तो एक बार हिस्ट्री का बेसिक कोर्स करने के बाद ये चीज हो गया कि दिमाग में ये समझ आ जाता है कि एंशिएंट के बाद मिडाइवल में ये वाले सब रूलर्स आए थे, मॉडर्न में ये सब आए थे, तो फिर आपको इजी हो जाता है पढ़ने में। स्पेक्ट्रम मैंने पूरा नहीं पढ़ा था, उसका कुछ टॉपिक्स होता है, हाँ, निकाल कर पढ़ा था। हाँ, जिसमें मैंने वही मॉडर्न में यही मूवमेंट्स वाला जो चीज था ना, वो सब पे मैंने फोकस किया था, क्योंकि मेंस में भी वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर आप बिहार स्पेसिफिक से प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर कुछ ही पढ़ो। पूरा पढ़ने की जरूरत तब सही बात है, वही पूरा वो पढ़ने का जरूरत नहीं है, वो तो UPSC रिलेटेड बहुत फोकस हो जाता है। तो और क्या था कि पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत ऑब्वियसली एनफ, लेकिन उसमें ये है कि M लक्ष्मीकांत में भी पूरे बुक्स नहीं पढ़ना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक। हाँ, उसमें भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे गवर्नर, पार्लियामेंट, ये सब फेवरेट टॉपिक्स है। इम्पोर्टेंट टॉपिक PYQs। हाँ, सिर्फ PYQs। मतलब PYQs तो ऐसे है ना कि मुझे लगता है जो प्रिपेयर कर रहा है उसे सबसे पहला सिलेबस डाउनलोड करना चाहिए, सेकंड PYQs, बुक लिस्ट आप बाद में देख लेना, कौन से बुक्स पढ़ने हैं ये सब बाद में देखना, और PYQs पर टाइम दो। मतलब आप 1 वीक भी चलेगा, 1 वीक भी अगर टाइम देके आप एनालाइज कर पा ले रहे हो कि कौन सा कहाँ आ रहा है और कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं किस चैप्टर से, तो मतलब आप बहुत अच्छा काम कर दिए। वो वाला चीज है। हाँ, बुक लिस्ट जब तो आप ठीक पढ़ोगे है। ना तो आपको समझ में आएगा, हाँ ये पढ़ना है मुझे, हाँ। ऐसे मैं फालतू का नहीं पढ़ रहा हूँ,
कोई डायरेक्शन नहीं है, और तब कुछ कॉन्फिडेंस फर्क आता है ना confidence कि आता हम है। जो पढ़ रहे हैं वो आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो वो चीज आता है। तो PYQs ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाकी बुक लिस्ट पे बात कर रहे थे, तो इकोनॉमिक्स में मैंने किया था कि कुछ बेसिक जो होते हैं इकोनॉमिक्स वाले कॉन्सेप्ट, वो तो मृणाल सर का वीडियो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, वो है। और साथ ही साथ बिहार का जो है इकोनॉमिक सर्वे, बजट और इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये चारों तो अब इतना इम्पोर्टेंट हो गया, पहले से भी था लेकिन अब इंडिया वाला भी हो गया। अब वो लोग इंडिया के भी बजट से भी पूछ रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे से भी पूछ रहे हैं, तो इसकी डेटाज मतलब आपको एक्यूमुलेट करना बहुत जरूरी है और बार बार पढ़ो, रिविजन। तो आई थिंक हो गया, मैंने सारे बुक लिस्ट बोल दिए। कोई सब्जेक्ट बचा? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी का हेल्प लिया था, क्योंकि एनसीईआरटी में कौन से बहुत पॉइंट वाइज रहता है। मैंने 8 से पढ़ा था, 8 to 10 पढ़ा था, फिर 11 12 थोड़ा बहुत पढ़ा था, फिर छोड़ दिया, क्योंकि ज्योग्राफी उतना नहीं है वेटेज ना हाँ, इधर। वेटेज नहीं हाँ, है। हमारी पूरा तो लोकेशन उतना है। वाला ज्यादा पूछते हैं, हाँ। तो वो तो उसके लिए मैप देखो। हाँ, तो मैंने मैप पढ़ा था, मैप करंट अफेयर्स में हाँ। जो लोकेशन है उसको एक बार देखिए। हाँ, बस मेरा तो उसमें- बैकग्राउंड था इसलिए मैं पढ़ और ली। ज्योग्राफी हाँ। में भी एक्चुअली क्या है ना कि वो बिहार स्पेसिफिक हाँ, थोड़ा ज्यादा specific जोड़ देता है। हाँ, वो ज्यादा हाँ, जोड़ते हैं, तो हाँ। वही बिहार का बिहार का ज्योग्राफी आप soil, पढ़िए। बिहार का landform, सॉइल, हाँ, लैंडफॉर्म, हाँ, हाँ, हाँ। फिर कौन सी वही River, कौन सी मिट्टी में कौन से क्रॉप्स हो रहे हैं, crops ये सब चीज, ये फिर हम्म। रिवर, पूरा रिवर सिस्टम बिहार का था। तो ये सब चीज मतलब मैं तो यही कहूंगी कि आप कुछ भी जब पढ़ रहे हो, तो जब बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हो ना, तो तो बिहार वाला एकदम साइड में जोड़ रखना देना, है। हाँ। हाँ, चाहे हिस्ट्री में पढ़ो या फिर इवन इन मेंस, हाँ। मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं भी पूछ रहा बिहार के रिस्पेक्ट फिर भी उसमें बिहार डालो। वो एक्सपेक्ट डालो उसमें। हाँ, जैसे बिहार, और डायरेक्टली तो पूछते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मूवमेंट ही पूछ रहा है, तो डायरेक्टली पूछता है कि बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन क्या था। contribution, उसमें तो आप बिहार के लीडर्स को जब तक कोट नहीं करोगे, यहाँ के जगह को कोट नहीं करोगे, तो फिर आप तो क्वेश्चन की डिमांड को पूरा ही नहीं किए, तो फिर वो मार्क्स कैसे देगा? कैसे देंगे? जनरलाइज सा मार्क्स हो जाएगा। हम्म। तो वही चीज है कि बिहार को बिल्कुल साइड बाय साइड लेके चलना है, क्योंकि बीपीएससी है, ये बात एकदम दिमाग में रखना है, स्टेट फोकस्ड। नेक्स्ट है कि हाउ टू कवर ऑल सब्जेक्ट फ्रॉम प्रीलिम्स इन 3-4 मंथ्स। आई थिंक वी हैव एड्रेस्ड दिस। हाँ, एसे के लिए बताइए कि प्रैक्टिस कैसे करें एसे के लिए, और स्पेशली जो एसे थीमेटिक्स, लोकल सेइंग और प्रोवर्ब्स पे हैं, उसको कैसे टैकल करेंगे? हाँ, इसी के लिए तो मैं बोलूंगी कि सबसे पहले आप उसका जो स्ट्रक्चरिंग है, उसके लिए आप ना कोई वीडियो देख लो, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है ऐसे को कैसे स्ट्रक्चर करना है, बहुत तरीका है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरीका को देखना है कि हाँ ऐसे ही हम लिखेंगे, बहुत सारा तरीका दिया हुआ है, क्योंकि उसमें 3 ऐसे पूछ रहे हैं। तो मेरा फोकस ये रहेगा ना कि आप तीनों में ना अलग अलग स्ट्रक्चर यूज करो, सेम स्ट्रक्चर यूज करने की जरूरत नहीं है, उससे आप थोड़ा अच्छा मार्क्स फेच कर सकते हो। तो वो स्ट्रक्चरिंग पे आप पहले ध्यान दे दो। अगर आप स्ट्रक्चरिंग सीख लोगे ना, उसके बाद क्या है कि जितने भी थीम्स है इम्पोर्टेंट, जैसे विमेन हो गया, यूथ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फिर आपका क्लाइमेट चेंज हो गया, तो ये सारे थीम पे ना आप कोर्स, डेटा, केस स्टडी, स्टोरी, ये सब प्रिपेयर करके रख लो, ताकि जैसी क्वेश्चन पूछे ना आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो तुरंत। तो ये आप कंटेंट आप तैयार कर लो, फिर आप वो स्ट्रक्चरिंग देख लो। उसके बाद क्या है कि प्रैक्टिस करना। तो अभी दो बार क्वेश्चन आ चुके हैं, 68 और 69, ये दोनों का आप क्वेश्चन एक बार लगा के देख सकते हो। उसके अलावा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करो अच्छे से ऐसे लिखने का जितना हो सके। और जब आप स्टार्ट करते हो ना आप पढ़ने के लिए, तो आप कोशिश करो कि वीक में एक बार आप ऐसे लिख लो, और जब एग्जाम नजदीक है तब तो आपको वो बढ़ाना ही पड़ेगा फ्रीक्वेंसी। ऐसे आप धीरे धीरे लिखोगे ना, तो आपका जो वो कंटेंट है वो इनरिच होते जाएगा। और ऐसे क्या है ना कि ये जितना भी हम पढ़ते हैं ना, सबका कंपाइलेशन है। जो हम जीएस में पढ़ते हैं उसका भी हम यूज कर सकते हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, सब यूज हो जाता है उसमें। बस आपको ये देखना है कि आपको कैसे उस पर यूज करना है, कहाँ किसको कहाँ फिट करना है, कैसे स्मूथली आपको लिखना है हर चीज। हाँ, वो चीज इम्पोर्टेंट है। और एक रहा बात वो 3rd सेक्शन वाला जो है बिहार में जो बिहार specific जो है, उसमें क्या है ना कि मैं तो उसमें ज्यादा पढ़ नहीं पाई थी, क्योंकि जब 68 हुआ था तो मैं तो ऐसे के लिए ज्यादा टाइम नहीं दे पाई थी। स्ट्रक्चरिंग में बहुत पहले कुछ पता भी नहीं था कि हाँ, 60 सेक्शन 3 में पूछेगा क्या। बस मतलब लिख दिया था। एक्चुअली वो प्रोवर्ब्स बहुत मतलब डीप प्रोवर्ब्स थे, बस एक था कि लग गया तो सबने वही लिखा। सबने मैक्सिमम ने वही लिखा। पहले थोड़ा ना कॉन्फिडेंट थे हम लोग कि हाँ अरे कोई नहीं, कोई बिहार का नहीं, पूछ रहा है, पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। मतलब हम लोग बिहार के हो कि हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है कि उसमें क्या लिखा हाँ, हुआ है। मैंने तो ये सब सोच के रखा था कि हाँ, मतलब अध local जल गगरी language, छलकत जाइए हाँ, सब कुछ type पूछेगा। है, हाँ। लेकिन वहाँ पर तो बिल्कुल वो अलग ही जोन में थे। 69 में तो बहुत हार्ड कर दिया, हाँ। एक भी नहीं समझ हाँ, पाया। 69th में सीरियसली, तो और दोनों सेक्शन इजी थे, लेकिन हाँ। ये वाला बहुत हाँ, hard था। तो
आपको क्या करना है ना कि जो लिस्ट है प्रोवर्ब का, बहुत सारे कोचिंग वाले लिस्ट लेकर आते हैं कि ये इतने सारे 50 है 100 है, तो बस उसको एक बार देख लो अच्छे से क्या है उसका, क्या मतलब है, दिमाग में फिक्स कर लो। और क्या करना है ना उसमें कि जो पूछा गया प्रोवर्ब उसको तो एक्सपेक्ट नहीं करना होता, बस उसको ठीक है 2-3 लाइन में बता दे कि क्या है, लेकिन उसके बाद क्या करना है कि उसको लिंक करना है अलग अलग जो टॉपिक्स है उससे, जो भी आप पढ़े हो ना जीएस में उससे, उसका आप कैसे अलग अलग डायमेंशन से लिंक करते हैं ये आपको आना चाहिए। और ये ना प्रैक्टिस के थ्रू ही होगा, और कोई तरीका ही नहीं है। तो जो भी मतलब आप पढ़ रहे हो जीएस का, जो भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो, उसको सोचो कि आप कैसे लिंक कर सकते हो, बस यही है उसमें, और बाकी वही प्रैक्टिस ही है। आपने क्या किया था ऐसे के लिए, कैसे प्रैक्टिस एक्चुअली ऐसे के लिए ना मैंने 2-3 चीज दिमाग में रखा था। पहला तो ये कि जो कोट्स है ना, आप कोट्स को एकदम सेग्रीगेट करो, अच्छे अच्छे कोट्स लाओ और ज्यादा नहीं लाना है। हर टॉपिक से, जैसा अंजलि ने भी कहा कि टॉपिक्स वाइज कोट सेलेक्ट करो, एजुकेशन, वेमेन, यूथ, ऐसा करके। और इवन मैंने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक कोर्स चुन रखे थे क्योंकि बहुत बर्निंग टॉपिक है ना। तो फिर वही है कि कोर्स लेकिन ज्यादा मैंने नहीं रखा था, सब में 3-4 ऐसे करके कोर्स होते थे। और उसको इतना रट लो ना कि वहां पे फिर कोर्स एकदम फटाक से, ये नहीं कि कोर्स ही भूल जा रहे हैं, वो चीज फिर थोड़ा अजीब हो जाता है क्योंकि वहां स्टार्ट कर रहे हो ना कोर्स से। तो मैं क्या करती थी, एक कोट स्टार्टिंग में डालती थी और एक एंडिंग में डालती थी, कंक्लूड करते करते। और फिर सेकंड मैं एनेक्डोट्स पे ध्यान देती थी, स्टोरीज आप और आपके आसपास हो रही है वो सारी स्टोरीज। ढेर सारे एग्जाम्पल है, B.R. अम्बेडकर के एग्जाम्पल है, धीरूभाई अंबानी के एग्जाम्पल है। मैंने कॉपीज में भी कई सारे स्टोरीज का हेल्प किया। और स्टोरीज में ना लिंकेज दिखाना जरूरी है, ये नहीं कि अभी तुरंत हम B.R. अम्बेडकर का बात कर रहे थे और तुरंत धीरूभाई अंबानी का बात कर, तो दिख रहा है कि अरे ये अलग अलग एग्जाम्पल है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो वो लिंकेज, ऐसे में ना फ्लो और लिंकेज बहुत जरूरी है। और वही है कि बाकी तो अंजलि बोल ही दिया, जैसे जीएस का जो भी नॉलेज है वो सारा एक्यूमुलेट हो जाता है एसए के टाइम में, तो उससे नॉलेज भी पता चल जाता है, ये भी पता चल जाता है कि आप कैसे उसको एक्सपैंड कर रहे हो, किसी चीज को कितना सोच पा रहे हो। और डायमेंशंस यूट्यूब पे जो अवेलेबल है, मैंने भी यूट्यूब से ही देख करके किया है, इंटरनेट से, कोई कोचिंग से मैंने भी नहीं पढ़ा है। तो इसीलिए उसमें आपको समझ आ जाता है, उसमें ना कि जैसे कुछ एक स्पेशल टर्म है, वो है कि एस फॉर सोशल, पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, ऐसे ऐसे करके चल रहा है। तो उससे आपको ना एक याद रहता है कि मुझे सारे डायमेंशंस कवर करने हैं, थोड़ा कल्चरल पार्ट डालते हैं, थोड़ा सोशल। तो पढ़ने वाले को ना वो जब फ्लो दिखता है, लिंकेज दिखता है, तो इवैल्यूएटर खुश हो जाता है, बस सारे उसकी, डायमेंशंस टच हाँ, किए हैं इसमें। और उसकी खुशी ही आपकी मार्क्स है। तो बस उसको खुश करने के एंगल से लिखना है, फिर हो गया ऐसे। और एक्चुअली मेरा तो प्रैक्टिस भी ऐसे में बहुत कम था, मैंने 12-13 ऐसे लिख के बस मैं गई थी। और मैं वो तो भी बस 1 या 2 लिखी थी, ओह, बस अच्छा। 1-2 ऐसे लिख कर गई थी मैं। लेकिन तो मेरा वो भी पता है बहुत स्टैटिक से पॉइंट पे था, जैसे विमेन एम्पावरमेंट पे मैं ऐसे लिख के गई हूँ, लेकिन बहुत उल्टा आया, वहाँ बिल्कुल उल्टा आया था। वहाँ पहले तो बिल्कुल स्टैटिक था नहीं, एकदम नहीं था। 69 में तो स्टैटिक भी था। हाँ 69 में स्टैटिक था। मेरा लेकिन ना पता है, मैं सीएपीएफ का देखी ना, तो उसमें वो शॉर्ट ऐसे हाँ, पूछते थे, उसमें भी ठीक है, ऐसे 4 तो मेरा थोड़ा सा प्रैक्टिस उसमें हो रखा था, इसलिए इसीलिए मेरा कॉन्फिडेंस था। तो वही है कि ऐसे में यही चीज है, कोट्स, एनेक्डोट्स और लिंकेजेस या फ्लो, तीनों जो मेंटेन कर सब लिया पढ़ ना, सब पढ़ के जाना है, सब पढ़ प्रैक्टिस के करके जाना है। जाना है, सब प्रैक्टिस करके जाना है, किसी का बस मतलब प्रैक्टिस इज द की। मेंस में तो मुझे लगता है ना कि प्रैक्टिस, आई थिंक 40% काम आपका सिर्फ प्रैक्टिस कर देता है। नॉलेज फिर आप साइड बाय साइड करते रहो, लाते रहो, लेकिन प्रैक्टिस छूटना नहीं चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। अंजलि ने भी 1-2 ऐसे लिखा है क्योंकि इनका पहले से था हाँ, पे, तो ऐसा नहीं कि आप भी एकदम इन 2 ऐसे में तो मैं ले और आऊंगा एक्चुअली 180-70 मार्क्स। पता चल जाता है कि अपना राइटिंग स्किल क्या है। अगर आपका अपने स्किल अकॉर्डिंग गड़बड़ है, देख लो हाँ, कैसा है आपका, हाँ, फिर भी आप एटलीस्ट 5 तो लिख के जाओ, हाँ, कैसा बिल्कुल। भी आपका राइटिंग हो, और और नॉन 5 लिख ह्यूमैनिटीज लो। बैकग्राउंड वाले को तो लिखना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल। और एक्चुअली ऐसे ना बहुत जल्दी रिफाइन होते हैं। हाँ। अगर आप लिखना स्टार्ट करो तो आप देख पाओगे कि अगर आप 3-4 ऐसे के बाद आपको हाँ, लगेगा बहुत 3-4 आने के लगा बाद है। ही लगा, अरे हम तो कितना अच्छा लिख रहे हैं, तो बहुत नॉवेल अच्छा लिख लिख सकते रहे हैं, हैं। ऐसे ऐसे करके मन में आने मुझे लगता भी ऐसा है। होता था कि यार कितना अच्छा लिख रहे हैं। होता है। हाँ, तो वही है कि बस प्रैक्टिस करना है, स्टार्ट करना है और छोड़ना नहीं है। छोड़ना है, वही चीज है। जब तक एग्जाम नहीं दे दिए तब तक नहीं हाँ, छोड़ना तब है। तक नहीं छोड़ना है। कितने मनसी हैं यार, दे दो, हाँ। बार बार साइकिल में क्यों फंसना, वही, लेके वही। खत्म करो ना, हाँ। टेंशन भी हटाओ। सीरियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये हमने एड्रेस कर लिया। हाँ, आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए डेली पढ़ना, न्यूज़पेपर, हाँ, एंड विजन का या किसी भी मंथली मैगजीन को आप फॉलो करो हाँ। फॉर द करंट अफेयर, जैसा हम देख रहे हैं कि पैटर्न बदल रहा है। तो एंड हाउ टू हैंडल व्हेन यू फील लो, अगेन दिस इज रिपीटेड। बेस्ट ऑप्शन है जिसमें आप इजीली क्वालिफाई कर सके।
इसका तो कोई एक फिक्स आंसर नहीं है हाँ, कि हाँ, कौन सा ऑप्शनल बेस्ट है। Vary जैसे, करता है, हाँ, vary करता है, पर्सन टू person पर्सन to वैरी करेगा। जैसे मेरा था बैकग्राउंड ज्योग्राफी का, तो मैं ज्योग्राफी ही रखी। और फिर अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से, तो जिस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन हुआ है, आप उसी सब्जेक्ट को रख सकते हो एज ऑप्शनल। क्योंकि क्या है ना कि ऑप्शनल भले ही अभी क्वालिफाइंग हो गया, लेकिन इंटरव्यू में वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो थोड़ा तो आपको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बस ले ली कि हाँ सब बोल रहे हैं कि इसमें मार्क्स आ जाते हैं तो ले लिए, और वहाँ पर हम आंसर ही नहीं कर पाए, तो फिर क्या मतलब है वैसे ऑप्शन लेने का। कॉन्फिडेंस वैसे में कम हो जाता है। हाँ, थ्योरेटिकल वाला पार्ट पूछते हैं हाँ, interview में। हाँ, वही पूछते। तो आप अगर आप नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से, तो आप पहले देख लो सारा पीवाई का भी जो 2 बार क्वेश्चन हाँ, आ चुके, वो देख लो, और सिलेबस देख लो कि आपको ऐसा लगे कि हाँ ये मेरे लायक है, मेरे इंटरेस्ट के लायक है, तो आप वैसे कोई ऑप्शन उठा लो। अब ये नहीं कि जैसे भीड़ जो कर रहे हैं वही करना, वो जरूरी नहीं है। हाँ, वो ये पर्सनल चॉइस है, इसमें मैं रिकमेंड नहीं कर सकती। क्योंकि इंटरव्यू में जाते के साथ वो पूछेंगे ग्रेजुएशन कब किया, हाँ, ऑप्शन हाँ, क्या option क्या है, है, ऑप्शन क्या है। और ऑप्शन पे क्वेश्चन दे हाँ। एक चालू होगा ना तो सारे हाँ, चालू हो फिर जाएंगे। सारे चालू होते हैं और सारे और डीप में जाने Deep लगते में हैं। चले जाएंगे। और वो फिर आप बिल्कुल फंस थ्योरेटिकल जाओगे। वाले हाँ। एंगल पे जाते हैं, तो इसके लिए अगर इम्पोर्टेंट आप है। ऑप्शनल में नहीं दोगे तो फिर खराब इंप्रेशन हाँ। पड़ता है, और ये क्योंकि होता है ये कि- ही सब्जेक्ट है जो आपने खुद से अपनी मर्जी से चूज हाँ, किया है। हाँ। और ऐसा है ना कि जैसे अगर आप स्विच करते हैं, जो जैसे ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कुछ और है और ऑप्शन कुछ और है, तो तो उसमें उनको पूछते और हैं। लगता है कि अरे हाँ। ऑप्शन चेंज किया तो पूछेंगे। फिर तो आपके पास 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने को है। हाँ। एक ग्रेजुएशन भी प्रिपेयर करो, फिर ऑप्शनल भी प्रिपेयर करो। फिर उनको समझ में आ जाता है कि अरे ये तो बस ऐसे ही ले लिया है, हाँ, ऑप्शन हाँ, इसको नॉलेज नहीं है। हाँ। तो क्वालिफाइंग करने के लिए ले लिया। हाँ। तो थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए उसमें। बिल्ड कर लेना, लेकिन देख लो कौन सा लेना है। पीवाईक्यू देख लो और देखो कि कौन सा डुएबल है, हाँ। जो कर और सकते हो सिलेबस आप। किसका कम है ना, हाँ। किसका आपको लगता है कि थोड़ा Interest थोड़ा सा, कंफर्टेबल है हाँ, और इंटरेस्ट comfortable है हो, आपका हाँ। उसमें। आप बताइए। मैंने तो ऑप्शनल चेंज किया था। 66 और 7th में मेरा ये LSW था। ओके। हाँ, क्योंकि शॉर्ट सिलेबस होता है, थोड़ा जल्दी कवर अप हो जाएगा ये करने के कंटेंट लिए। भी इधर हाँ, मिल जाता था। लेकिन पता है मुझे प्रॉब्लम कहाँ लगी, वही इंटरव्यू में। ओके। क्या था कि मेंस में तो मैंने ठीक है पढ़े दे दिए, अच्छे मार्क्स भी थे ऑप्शनल में 66 में। 7th में मेरा अच्छा मार्क्स नहीं था ऑप्शनल में। तो 8th में क्या हुआ कि मैं वही सोची कि हाँ, उसके इंटरव्यू में क्या हुआ कि मैं वहाँ पे ऑप्शनल पूरा पढ़ के जा नहीं पाई, क्योंकि और भी चीजें उस समय आपको पूरे न्यूज़पेपर को कवर करना होता है। हर एक पॉइंट्स आप चाहते हो कि जितने भी न्यूज आसपास चल रहे सब मेरे को पता हो, तो टाइम नहीं बचता है। फिर अपना पर्सनालिटी पे भी वर्क करना होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने होते हैं, तो मैं ऑप्शनल पे टाइम नहीं दे पाई। और इंटरव्यू में जब उन्होंने मुझसे पूछा तो आई थिंक 6-7 क्वेश्चंस में मैं 3 मुश्किल से जवाब दे पाई एंड 3 में आई वाज ब्लैंक। तो फिर तब मेरे को बुरा लगा कि यार नहीं, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। ऑप्शनल वैसा रखो कि आप इंटरव्यू के टाइम में थोड़ा साउंड कॉन्फिडेंटली बोल पाओ आप। हाँ, तो मैंने 68th में मैं सोची कि अभी तो क्वालिफाई करना है, मैंने PSIR कर लिया। क्योंकि उसका जो IR वाला सेक्शन है वो तो मैं पढ़ ही रही हूँ, GS में पूरा पढ़ रही हूँ IR वाला सेक्शन। तो लेकिन मैंने वो जो उसका थ्योरी पार्ट था, जो थिंकर्स वाले पार्ट थे, मैंने उसको भी पढ़ा था। लेकिन एंड टाइम में बहुत अच्छे से मैं उसको रिवाइज नहीं कर पाई थी। लेकिन जो बेसिक है, जैसे PSIR में प्लेटो, एरिस्टोटल, फिर मिल का, इन लोग का बहुत बेसिक है थ्योरी। तो कुछ बेसिक वाला मैं दिमाग में रख ली थी कि ऐसा नहीं लगे कि वहाँ पे ब्लैंक हूँ। हाँ, लेकिन मेरे से पूछा नहीं था उन्होंने ऑप्शनल से, वो IR वाले सेक्शन से ही उन्होंने पूछा। और मुझे ये हेल्प किया क्वालिफाई करने में, क्योंकि M लक्ष्मीकांत का पार्ट था, IR का पार्ट था। तो ये आपको 40-45 वाला पार्ट क्वेश्चंस। आपको एक्सेल में भी हेल्प किया हाँ। होगा। हाँ, मतलब हाँ, ये कि हाँ। यूटिलिटी पे भी ध्यान देना है हाँ। कि जो ऑप्शन ले रहे हैं वो मेरा GS में हेल्प हो रहा है हाँ, कि BSc में हेल्प अगर हो वो रहा है। हेल्प हो रहा है तो वो बेस्ट हाँ, चीज है, क्योंकि आपको हाँ। कम मेहनत करना हाँ। पड़ेगा और आपके Even पास for टाइम the बचेगा। geography जो पर्सपेक्टिव वाला पार्ट है, हाँ। तो वो उसका बहुत सारी चीज हम डाल सकते हैं हाँ, इसमें भी। हाँ, हाँ, वही। तो वही चीज है कि ये अपने पे डिपेंड करता है, देख लेना चाहिए और भीड़ चाल में तो नहीं चलना चाहिए। ये नहीं कि सब हिस्ट्री ले रहा है तो ले लेते हैं और पता चला इंटरव्यू में वो सोचेंगे History में ऑप्शनल बहुत हिस्ट्री deep था, पूछते हैं। बहुत डेप्थ में जाएंगे, तो वो चीज है। और हाँ, बाकी यही है कि ग्रेजुएशन अगर बदल रहे हो तो सारा देख कर बदलना, इंटरव्यू तक सोच के बदलना, एक टाइम का नहीं सोचने, फिर आगे दिक्कत हो जाती है। PYQs देख लो, प्लस सिलेबस देख लो, देखो कि कौन सा डुएबल है, हाँ, हो जाएगा। हाँ, प्लस हाँ। PYQ भी देख लो, क्वालिफाइंग पेपर का। एंड थोड़ा बहुत जो इंटरव्यू स्क्रिप्ट्स बहुत कोचिंग ने प्रिपेयर भी कर रखा हाँ, है, हाँ। तो वो भी देख लो कि अच्छा इससे अगर मैं यहाँ तक करता हूँ, क्योंकि हाँ। वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर देते हैं कि कितना डेप्थ तक वो क्वेश्चन आपसे पूछेगी। और वो इजी हो जाता है क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस हाँ, पड़े हुए हैं पड़े ना, हुए हैं तो बस होते हैं। आपको आंसर्स ढूंढने हैं, करने हैं, तो वो इजी हो जाता है। इजी हो जाता है। नेक्स्ट है हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ राइटिंग फर्स्ट आंसर। ओह वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं तो बोलूंगी कि इसको
फेलियर कंसिडर ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी हो, ठीक है, कितने भी ब्रिलियंट हो, अगर वो पहला क्वेश्चन लिख रहा है आंसर, तो मतलब वो घटिया ही होगा, है ना। तो ये नहीं सोचना है ना कि अगर वो कैसे हम लिखे, हम बहुत डर लग रहा है, अच्छा होगा कि नहीं होगा, ऐसा थॉट आना ही नहीं चाहिए। बस ये ना कि लिख दो, बस लिख देना है कैसे भी करके, जैसा होगा देखा जाएगा। और फिर जब तक आप लिखोगे नहीं, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ हमको इम्प्रूव करना है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, जब तक हम पूरा पढ़ेंगे नहीं, जब तक मेरा पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा, तब तक नहीं लिखेंगे। जब भी लिखेंगे तो अच्छा ही लिखेंगे। वो तो कभी ये नहीं वाला हो रहा है, ये knowledge वाला अगर थॉट हमेशा रहेगा तो आएगा। कभी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि हमेशा लगेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो कमी है ही अभी। तो वो नहीं सोचना है, बस ये सोचना है कि नहीं, स्टार्ट कर देना, चाहे जैसा भी हो। फिर उसके बाद आइडिया मिल जाएगा आपको कि कहाँ आपका कमी है, कितना इम्प्रूव करना है। फिर जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना, वैसे वैसे उसमें वैल्यू एडिशन होते जाएगा। हाँ, तो बस मैं ये है कि मैं तो कहूँगी बस लिख दो, डरने का कोई बात नहीं है, सब ये फेस करते हैं, बहुत जेन्युइन है ये। इसको फियर भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि मतलब ये नॉर्मल है। बहुत नॉर्मल है, सबके साथ होता है। मैं इन्हीं के बाद में एक ऐड ऑन करना चाहूंगी कि लिख तो दो, फिर उसके बाद छोड़ना मत। वो करते रहना, लिखते रहना। और मतलब मेरे को लगता है ना कि प्रॉब्लम है कि लोग सोचते हैं कि हम जज कर लिए जाएंगे। हम ये जो आंसर भेज रहे हैं, आगे वाला सोचेगा इतना भी नहीं आता है, और ये आंसर राइटिंग कर रहा है, सिविल सर्विसेज। तो यही नहीं सोचना है, जज करके वो क्या कर लेंगे। मतलब सीरियसली आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि वो जज करके क्या कर लेंगे। सोच लेंगे अरे नहीं, पढ़ने में अच्छा है, ठीक है। मेरा जब वो ऐसा ही 25वां आंसर जब हम उसको भेजेंगे, तो वही आदमी बोलेगा ओ भाई इतना इम्प्रूवमेंट है, मतलब एकदम क्विक लर्नर है ये। तो वही चीज है, ये आपके हाथ में है कि आप कैसे इसको चेंज कर रहे हो। और वो छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे को लगता है सिर्फ जजमेंट की वजह से ही लोग नहीं लिख पाते हैं। हाँ, मतलब और ये है ना कि फर्स्ट आंसर से डिसाइड नहीं होने वाला कि आपका कैसा होने वाला बिल्कुल नहीं फाइनल होने वाला, सही बात है। वो तो और नहीं लिखोगे तो वही फर्स्ट आंसर जब आपका एग्जाम में बन जाएगा तो आप बेड़ा सही गर्क बात कर है, दोगे। वो वाला वो मत फर्स्ट नहीं होना वो चाहिए। फर्स्ट नहीं होना चाहिए। मेन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि सब जो भी रहते हैं टॉपर्स की कॉपी देख के रखते हाँ। हैं। और जब वो फर्स्ट लिखते हैं सोचते हैं मैं तो यही ऐसे ही हाँ, लिखूंगा। हाँ। आप ये नहीं देख रहे कि उस टॉपर ने हो सकता है कितना कुछ 100 3 महीने का हाँ। उसका मेहनत है, हाँ। वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ। तो आपको भी वो करना पड़ेगा ना टू अचीव दैट लेवल। हाँ। तो कंपेयर मत किया करो, सब गंदा ही लिखते हैं शुरू में, सब हाँ गंदा हाँ, लिखते हैं। सब लोग। और एक्चुअली क्या है ना कि आप जब लिख भी लोगे ना, जब 25वां आंसर भी लिखोगे तो आप अच्छा भी लिखोगे ना, satisfied नहीं होगे आपको आप। दूसरे का कॉपी ही अच्छा लगेगा। हाँ। अपना आंसर अच्छा नहीं लगता है। लगता है नहीं इसमें तो ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है। वो देखो उसमें तो इतने चीज अच्छे हैं। तो क्योंकि हम ना हमेशा पॉजिटिव वाली चीजें दूसरे की देखते हैं और अपनी नेगेटिव देखते हैं। तो वही चीज है, तो वो नहीं देखना है। और कॉपीज लगातार देखना चाहिए, उससे आपका आंसर इम्प्रूव होते रहता है, अपने आप वैल्यू एडिशन उसमें होते रहता है सबकॉन्शियसली। तो वही है, कॉपीज देखो और आंसर लिखते रहो रेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, मेरा प्रश्न है कि परीक्षा में उस प्रश्न का आंसर कैसे लिखे जिसको हमने पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल उस टॉपिक में पता ही नहीं है। एंड सेकंड उसी में है कि हमने वो टॉपिक तो पढ़ा है, लेकिन जो डायमेंशन पूछा गया है ना वो हमें नहीं पता है, उसको कैसे टैकल करेंगे। ये वाला इशू हमारे साथ हुआ था 68 के टाइम पे। हाँ। 2-3 ऐसे क्वेश्चन दो क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो जिसका किसी को कोई याद आइडिया है। ही नहीं था कि हाँ। कहाँ से पूछ दिए। लेकिन ऐसा था ना, कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें कुछ ऐसा वर्ड होता है जो आपको लगता है कि कुछ तो आपको पता है उसके बारे में, नहीं भी तो कुछ तो पता है। तो आपको ना वो वर्ड पहले फाइंड करना है कि ये कौन सा चीज है जो हमको पता है। फिर क्या करना है कि आप ये सोचो कि एक मतलब वो क्या बोलते हैं, एक जनरल व्यू डेवलप कर दो उसमें कि इसमें आप क्या लिख सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल दे देना कि चलो इसमें कुछ लिखो, तो तुम क्या लिखोगे? जो आप पढ़े हो ना उसी में लिखो कि हाँ चलो सोशल डायमेंशन ऐड कर दी, इकोनॉमिक डायमेंशन ऐड कर दी, ऐसे हम बिल्ड कर देते हैं। तो यही दिमाग ना हमें फाइनल एग्जाम में भी करना है कि ये आगे टॉपिक कुछ नहीं आ रहा, कुछ तो लिख देंगे उसमें। एक है ना कि क्या बोलते हैं, एज अ सिविल सर्वेंट या फिर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या करोगे अगर ऐसा कुछ मिल जाता है। तो वो वाला दिमाग यूज करना हमेशा दिमाग में Realistic होना भी चाहिए होना हर हाँ। चीज का। हाँ, तो वही वैसे आप जैसे प्रॉब्लम लिख दो, उसमें सोल्यूशन लिख दो, ऐसा आप लिख सकते ऐसा हो। कर सकते हाँ, हो। तो ऐसे करके आप टैकल कर दो। मैं तो बोलूंगी कि आपको क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, टच तो करना ही है। जैसे मुझे भी कुछ नहीं पता था, मैं बस लिख दी ऐसे, मुझे जो लगा सही है, तो 2 मार्क्स मिल गए थे। 2 मार्क्स हाँ। वो जमहूरी हाँ, क्वेश्चन था। हाँ। एक और था जो यूएन वाला था, SDG हाँ, SDG वाला। उसमें मैं बहुत जनरल व्यू लिखी थी। मुझे लगा अच्छा ये सही होगा, ये होगा, ये होगा, हाँ, ऐसे डाल दी मैं। वो जमहूरी वाला तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई, मेरे पास उतना टाइम ही नहीं बचा। तो
वो पूरा रह गया। और SDG 16 में मुझे सीरियसली उसमें जो पूछा गया था मुझे नहीं पता था, तो मैंने क्या किया, SDG 16 के बारे में लिख दिया, थोड़ा SDG के बारे में लिख दिया, क्या प्रॉब्लम्स है वो लिख दिया, कैसे ओवरकम करते हैं, बस वैसे बहुत ही बेकार आंसर था। मतलब मैं वो देखी तो बोली कि हे भगवान, इसमें तो मैं 1 नंबर अपने आप को ना दूं, लेकिन शायद 1 या 2 मार्क्स उसमें मिल गए। और ऐसा है ना कि वो क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट लग रहा है आपको, तो बहुत लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ, इवन वो सबको लगा है, वो SDG सबको 16 लगा, और हाँ। जमहूरी वाला तो मुझे लगता किसी है को hit ही नहीं मुश्किल से, किया। हाँ मुश्किल से एक आध बच्चा कोई होगा जो प्रॉपर लिखा होगा, वरना वो भी नहीं होगा। नहीं लिखा तो वही होगा। चीजें वो सबके लिए टफ होता सबके लिए है। tough होता तो है। और सेकंड जो था वो आपका डायमेंशन हाँ, कवर dimension। वाला, उसमें तो आई थिंक जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो डायमेंशन, मुझे तो न्यूज़पेपर इतना इफेक्टिव लगता है, मुझे समझ नहीं आता है कि कुछ स्टेट सर्विसेज वाले प्रिपेयर करने वाले बच्चे वो न्यूज़पेपर को बिल्कुल स्किप कर देते हैं, वो मैगजीन्स पर जाते हैं। पर न्यूज़पेपर का एडिटोरियल ना आपको हर चीज पे सोचने के लिए मजबूर कर देता है। मतलब वो इतना डायमेंशंस आपको ला देता है दिमाग में कि वहां पर आप जनरलिस्टिक व्यू तो लिख ही दोगे, और डायमेंशंस अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप नेम मतलब लिख दो, लिखो कि इन कल्चरल व्यू ऐसा हो सकता है, पॉलिटिकल थॉट से ऐसा हो सकता है। तो कम से कम इवैल्यूएटर को ये पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है कि डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं। आगे आप नहीं भी लिखे हो तो कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, कुछ ना से कुछ हाँ भला वो वाला बात हो जाएगा। हाँ। जैसे कि आपने बोला ना कि वो कुछ डायमेंशन पढ़ रखे हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े वो क्वेश्चन पूछ हाँ, लिए। हाँ। तो अगर किसी टॉपिक में जो डायमेंशन वो पढ़ रखे हैं ना, और जो नहीं पढ़े उसमें कहीं ना कहीं लिंकेज होगा, हाँ। आपको पता करना है कि कैसे उससे रिलेटेड Relate हो जाएगा। तो ये बस आप पता कर लोगे ना तो आप लिख लोगे, जनरल आंसर तो आप लिख ही लोगे, छोड़ने से अच्छा है लिख लो। वही, है ना? और ये विद प्रैक्टिस आएगा हाँ। आपको इंटरलिंकिंग हाँ। ऐसे हम लोग बोलेंगे क्योंकि तो आपको कभी बहुत ऐसा वेग नहीं- लग रहा होगा हाँ, कि क्या हाँ। बोल रहा हो, बट आप प्रैक्टिस हाँ। करोगे ना तो आप लिंक कर लोगे कि सोशल अगर कोई डायमेंशंस को पॉलिटिकल्स हम कैसे लिंक हाँ, करें, हाँ। और उसी में कुछ अलग डायमेंशन पूछ जाए तो आप वो भी लिंक कर वो भी लोगे, link हाँ, हो हाँ। जाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि अब जो पढ़ के जाएगा वैसा ही पूछेगा, वो हाँ। अलग ही पूछते हैं वो वहां अलग ही पर। पूछते तो हैं। और वैसे रिलेट ही 68 करना से पड़ता तो है। बहुत ज्यादा ये हाँ। अलग हो गया। 68 के बाद मतलब एकदम सारे क्वेश्चंस में कुछ भी पूछ रहे, एक तो क्वेश्चन एक होता नहीं है, हाँ। दूसरा हो रहा है हाँ। उसमें। अब एक और चीज ध्यान देना है, जैसे क्वेश्चन में क्या होता है कि कई जगह होता है कि क्रिटिकली एनालिसिस, हाँ। इवैल्यूएट, हाँ, एक्सप्लेन। describe। हाँ, अब बच्चे सोचते हैं कि मतलब सब तो सेम ही है, हाँ। वो सेम नहीं है, सबका बहुत डिफरेंट मीनिंग है, और वो चीज आप ध्यान से समझो, तब आप डायमेंशन को पकड़ करके अलग करो। सब हेडिंग बना लो हाँ। उसी हिसाब से, इसका हाँ। मीनिंग देख लो, अब फिर उसी हिसाब से इसका सब हेडिंग रहेगा हाँ, कि हाँ। क्रिटिकल इवैल्यूएशन है तो मुझे कैसे लेके चलना है, हाँ। आपको पॉजिटिव भी लिखना है, साइमल्टेनियसली उसका नेगेटिव हाँ। भी लिखते जाना है। लेकिन वही कंक्लूड फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव करना नोट है, ये दिमाग में हमेशा रखना है। हमेशा। हाँ। अगर कुछ टेढ़ा क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल 67 में था कि कैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का गलत इस्तेमाल कर रही है, हाँ, 67 में ऐसा क्वेश्चन हाँ, था। हाँ। तो ठीक है, वो आपको ऐसे प्रोवोक कर रहा है कि आप थोड़ा सा निगेटिव लिखो, हाँ। बट आपको हमेशा ऐसे पॉजिटिव हाँ, लिखना है, खुन्नस वहाँ पे नहीं निकालना है कि यार लिख देते हैं एंड कैसे कर पॉलिटिकल देंगे। बायसनेस कभी नहीं दिखाना है हाँ। आंसर में, कभी भी नहीं दिखाना है। तो ये सारी चीज में आप फेवर करोगे जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, जो हाँ। गवर्नमेंट का लॉज That है, is best, हाँ, हाँ। बस उसको फेवर करते हो, आप उसको लिखो। तो वैसा इसमें question एग्जाम में तो- भी आपको हाँ। क्वेश्चन नहीं पूछा कर ही जाता है सकता। ऐसा क्वेश्चन ना, ये चेक करने के लिए कि आप हाँ, कितने कि आप क्रिटिकल कितने, हाँ, मतलब आपका दिमाग डिप्लोमेटिकली किधर आप चला लिख गया। दोगे वो वही, टेढ़ा वही। मेढ़ा करके उसको लिखना है। हाँ। तो मतलब निगेटिव में कभी नहीं जाना, गवर्नमेंट के खिलाफ है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है नहीं, नहीं, उसको हाँ। पॉजिटिव करके कंक्लूड करना है। सो दिस इज ऑल फॉर इट, सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हमने, एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल एंड शेयरिंग सच अ डिटेल डिस्कशन विद अस। और बहुत अच्छा लगा, आई थिंक आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, एंड थैंक यू अगेन। Thank you for giving us this opportunity. I hope this video will help हाँ। millions of students. कुछ और एक्स्ट्रा टिप्स? हाँ। मैं तो बस यही बोलूंगी ना कि आपको बस कंसिस्टेंट रहना है थ्रू आउट द जर्नी, डिमोटिवेटेड फील नहीं करना। अगर फील कर रहे हो ना तो जितना जल्दी हो सके ओवरकम कर जाओ। और एक और चीज, आपको ना जर्नी में ना कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना है खुद को। हर इंसान का ना जर्नी अलग होता है। हो सकता है किसी इंसान को ना इस जर्नी में सिर्फ 2 कदम चलना है, उसमें वो ओवर मतलब पहुंच जाएंगे अपने मंजिल पे। और लेकिन कुछ ऐसे इंसान हैं जिनको इस जर्नी को कवर करने के लिए ना 4-5 कदम चलना पड़े। तो आप इस बेसिस पे ना जज मत करो कि अरे उस इंसान का कितना जल्दी हो गया, मेरा नहीं हो रहा है, उसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, मेरा नहीं है। तो बस आप अपने आप को पहले एनालाइज कर लो कि आप क्या हो, कैसा बैकग्राउंड है आपका, और उसी हिसाब से आप प्रिपेयर करो। और मतलब डीमोटिवेटेड नहीं होना है, हमेशा होपफुल रहना है कि नहीं, अगर मैं पढ़ रहा हूँ ना
तो हो ही जाएगा एग्जाम। बस मैं ये बोलूंगी कि बस फोकस्ड रहो, कंसिस्टेंट रहो और इंटरनली मोटिवेटेड रहो, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। कंपेयर मत करो हाँ, खुद से, वही हाँ, एक हाँ। डिमोटिवेशन का सबसे Factor- मेन main फैक्टर factor हो हो जाता जाता है। है। यार मैं मजा नहीं कर रहा हूँ, वो हाँ, मजा कर रहा है, हाँ, यार वो इतना अच्छा कर लिया, इतने कम तो यहाँ दिनों पे में मैं ये नहीं सोचने कर का पाया। जरूरत है कि यार बस कुछ ही साल की तो बात है, 1 साल 2 साल हो गया, हो गया। उसके बाद फिर अपने को भी वही मिलेगा, मतलब और फिर उससे ज्यादा हो सकता है अच्छी फैसिलिटीज मिले, मेरे को अंदर से सेटिस्फेक्शन हो कि यार मैं जो चाह रहा था वो कर वो हो लिया। गया, तो हाँ। वो चीज है कि बस भाई डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी है ना कि मैक्सिमम लोग डीमोटिवेट होते हैं और कई लोग तो क्विट कर देते हैं, मतलब सीरियसली। और ये बहुत अजीब बात हो जाता है कि आप क्विट कर रहे हो, इतना जिस चीज में आपने मेहनत किया, इतना दे चुके, शायद थोड़ा और देते तो आ ही गया था, बस आप देखे नहीं थे उस चीज को। तो वो क्विट नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहो। न्यूज़पेपर प्लीज पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते, तो एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। न्यूज़पेपर में जैसे हम लोग द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस प्रेफर करते हैं, पर आप क्योंकि न्यूबी हो तो आप एडिटोरियल उसका थोड़ा सा हैवी हो जाता है नए बच्चों के लिए। तो मैंने शुरुआत में हिंदुस्तान टाइम्स उठाया था एडिटोरियल के लिए, और एडिटोरियल में उसका पढ़ती थी। तो उसमें क्या था कि उसमें इतना इजी लिखते हैं कि वो ऐसे लिखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट, जैसे क्लाइमेट चेंज पे है, अच्छा, वो okay. लिखते हैं फर्स्ट ऐसा, सेकंड ऐसा, तो उसमें आपको डायरेक्ट खुद पॉइंट्स बना मिलता बनाया है। आपको दे रहे पूरा हैं। बना हाँ, बनाया सही देते है। हैं। तो जब आप वो एक बार कर लेते हो ना, तो हाँ। उसके बाद फिर आप जब हिंदू पे आते हो, इंडियन एक्सप्रेस पे आते हो, तब आप पॉइंट्स उससे निकालने लगते हो, और उससे मेंस के आपको डायरेक्ट पॉइंट मिलते हैं। तो एडिटोरियल बिल्कुल स्किप नहीं करना है, और न्यूज़पेपर एकदम कंसिस्टेंट रखो। आपको आधी कॉन्फिडेंस तो लगता है मुझे उसी से आ जाएगा, क्योंकि स्टैटिक भी आपको हमेशा टच में रहेगा, और जो डायनेमिक चीज चल रही है वो भी टच में रहेगी। तो बस वही है, कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन एंड न्यूज़पेपर। और एक न्यूज़पेपर नहीं छोड़ने मैम का। का मेंटरशिप प्रोग्राम हाँ सीरियसली, मतलब बहुत अच्छा कराती है। हाँ, हमें अंजलि ने पहले ही कहा था कि आपने जो बेसिक किया है ना, ग्राउंड, वो चीज बताना। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं बताना कि ठीक है अब टॉपर हो गए हैं तो थोड़ा बता देते हैं कि ये बुक कर लो, ये बुक कर लो, बिल्कुल नहीं बताना। तो हमने कोशिश किया है कि एकदम बेसिक बताऊं, तभी मैंने हिंदुस्तान टाइम्स का यहाँ पे नाम लिया है। कोई बुक नहीं बताता हिंदुस्तान टाइम्स, तो आप वही है कि स्टार्ट करो, लेकिन उस पर रह मत जाना। ये नहीं कि आप हिंदुस्तान टाइम्स ही पढ़ रहे हैं, वो जस्ट है आपको एक स्टार्ट बूस्ट देने के लिए। मतलब 1 महीने आप उसके एडिटोरियल्स को फॉलो करो, फिर वापस द हिंदू पे आना है, क्योंकि वो पेपर ही स्टैंडर्ड है, और इतने लोग वो फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड। और आप जब खुद पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। मतलब सिर्फ आप फ्रंट पेज से ये बात डिसाइड कर लोगे कि कौन सा पेपर बेस्ट है। तो वो चीज़ है। और न्यूज़पेपर में ये चीज़ सीखना होगा कि क्या न्यूज़ लेना है, क्या छोड़ना फिल्टर है। करना है। हाँ, हाँ। वो आप PYQs और हाँ, सिलेबस syllabus देखना। के हिसाब से वो होता सब है वो कि हिसाब से हाँ, कर लेना। हो जाता है। एक्चुअली मैंने बस बोला था कि आओ और हाँ। प्लीज अपने से पूरा ऑनेस्टली बताओ, हाँ, कुछ भी हाँ। तामझाम नहीं करना है, जो किया है एकदम वो ग्राउंड पे रख दो, बता दो। हाँ। और इसीलिए इतना अच्छा डिटेल डिस्कशन हुआ है। तो अगेन थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपसे All नेक्स्ट the वीडियो में best. मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। आई होप सबको अच्छा हेल्प मिले और सब लोग एकदम फोड़ दो 70th जा करके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय बाय।